मैंने आपकी एक स्टेटमेंट सुनी कहीं पर, पिज्जा खाना या बर्गर खाना, दीज आर नॉट जंक। इसका मतलब क्या है? बॉडी में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है फाइट और फ्लाइट, एक होता है रेस्ट, रिकवरी और डाइजेस्ट। देयर इज अ रीजन व्हाई डाइजेशन कम्स विद रेस्ट एंड रिकवरी, इट डजंट कम विद फाइट और फ्लाइट। तो जब आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होगी, जब आपकी बॉडी काम होगी, तभी डाइजेशन अच्छा होगा। फूड इज नॉट जंक। हमारे कल्चर में तो हम खाने को प्रेयर करके भगवान मान के, अन्न है पूर्ण ब्रह्मा, ये एक प्रेयर बोलते हैं हम लोग खाने के पहले। तो खाना कैसे जंक हो सकता है? हमारा जो डीएनए है वो 10,000 साल पुराना प्रोग्रामिंग पे चल रहा है, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। मे बी जिस तरीके से हम लोग अभी जी रहे हैं, मे बी इन द नेक्स्ट 5,000 10,000 ईयर्स प्रोग्रामिंग शायद बदलेगी, लेकिन फिलहाल तो वही प्रोग्रामिंग से चल रहा है। बिकॉज लाइट और डार्कनेस का आपकी बॉडी पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। एक आइडियल स्लीप टाइम क्या है एंड ड्यूरेशन क्या है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं यार मैं सुबह 8 बजे सोता हूँ, पूरा दिन सोता हूँ यार, 8-9 घंटे तो मैं सो ही जाता हूँ। एंड हाउ बैड इज दैट? डार्कनेस और मेलेटोनिन रिलीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना डार्कनेस होगा उतना मेलेटोनिन रिलीज होगा। और मेलेटोनिन क्या है? मेलेटोनिन आपकी बॉडी को हेल्प करता है टू स्टे अस्लीप। यू बीन इन टच विद लॉट ऑफ सेलेब्स, ठीक है, उनके ट्रांसफॉर्मेशंस, बॉडी, पूरा बहुत कुछ किया आपने उनके साथ। बट क्या ये सच में मिथ है कि ऑल द सेलेब्स ये दे गो फॉर अ वेरी क्विकर सॉल्यूशन बाय इंपैक्टिंग देयर बॉडी? हाउ दिस वेट लॉस थिंग वर्क्स आउट? जो सेलिब्रिटी ने 3 महीने में किया, जो भी सप्लीमेंट्स लेके, मेडिसिन लेके, जो भी है, यू कैन अफोर्ड 9 मंथ्स। व्हाट्स द रश? बिकॉज आपको तो मेंटेन करना है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे सब देख लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटोजेनिक डाइट, ये डाइट, ये सप्लीमेंट, ये ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग, ये गैजेट, वो गैजेट। पर पूछो कि इज इट राइट फॉर मी? डू आई नीड टू टेक इट? Does it work for me? If it doesn't work for you, then why do you need it? Fasting also has to be done very smartly. 5 दिन करो, 2 दिन सैटरडे संडे अपने आप को भरपूर खाना दो, तो बॉडी समझेगी, ये पैटर्न समझ जाएगी 3 हफ्ते में कि हाँ भाई 5 दिन मुझे फास्ट मिल रहा है, बट सैटरडे संडे मुझे अच्छे से खाना मिल रहा है। आई एम हैप्पी। इफ यू कैन नॉट डू समथिंग व्हिच इज सस्टेनेबल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट। कार्डियो जब हम करते हैं तो वी आर लिटरली टॉकिंग अबाउट स्लो कार्डियो, जोन 2 कार्डियो। जोन 2 कार्डियो यानी जो लोग गैजेट्स ये सब नहीं पहनते, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि अगर आप चल रहे हो और आप चलते चलते आराम से एक कॉन्वर्सेशन कर पाओ विदाउट योर हार्ट रेट गोइंग अप टू मच, देन यू आर इन जोन 2। मूवमेंट इज मेडिसिन, बट मेडिसिन का भी एक डोज होता है, मेडिसिन की भी एक टाइमिंग होती है। उसको आप कम करोगे तो इफेक्ट नहीं होगा, ज्यादा करोगे तो हार्म होगा, गलत टाइम पे लोगे तो इफेक्ट नहीं होगा। बट वॉकिंग एंड मूवमेंट इज समथिंग दैट एवरीवन शुड डू, बिकॉज देयर वाज अ एक्सपेरिमेंट डन बाय दिस जापानीज साइंटिस्ट कॉल्ड डॉक्टर इमोटो, इज देयर ऑन यूट्यूब आल्सो। उन्होंने ग्लास की बॉटल्स ली और अलग अलग रूम्स में रखे, और हर रूम में उन्होंने अलग म्यूजिक प्ले किया। कहीं पे उन्होंने क्लासिकल किया, कहीं पे उन्होंने स्मूथ किया, कहीं पे हेड बैंगिंग और हेवी मेटल, वैसा म्यूजिक किया। एंड देन ही ऑब्जर्व द वाटर अंडर अ माइक्रोस्कोप। हेलो दोस्तों, रेडियो बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्री में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का जादूगर कहा जाता है। चाहे एनिमल में रणबीर कपूर का इंटेंस पावरफुल लुक हो, जहां उनका ट्रांसफॉर्मेशन 71 केजी से 82 केजी तक पहुंच गया, या फिर तू झूठी मैं मक्कार में उनका लीन और शार्प फिजिक, इन सब के पीछे जिस दिमाग और साइंस ने काम किया है वो आज हमारे साथ है। ये वही नाम है जिन्होंने अमिताभ बच्चन जी को 80 की उम्र में भी फिट रखा, और साथ ही टाइगर श्रॉफ, रामचरण, सुष्मिता सेन और जैकलिन फर्नांडिस जैसे बड़े स्टार्स की फिटनेस के पीछे भी इन्हीं का विजन है। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेनर नहीं है, ये बॉडी के एक ट्रू साइंटिस्ट है। ये एक नेशनल लेवल के स्विमर रह चुके हैं और पिछले 20 सालों से फिटनेस इंडस्ट्री में लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि बॉडी कंपोजिशन का असली मतलब क्या होता है, कैसे एक आम इंसान अपनी बिजी लाइफस्टाइल के बावजूद सुपरस्टार जैसी फिजिक को बना सकता है, और फिटनेस से जुड़े वो कौन से मिथ हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो बिना किसी डीले के हम वेलकम करते हैं सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर शिवोहम जी का। शिवोहम जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहले तो आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हम कुछ बार पहले भी मिल चुके हैं जी, और हमेशा आपको देखकर एक ऑब्वियसली एक फिट इंसान को जब आप देखते हो ना, तो आपकी उसके बारे में जो परसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो कुछ लेवल अप ही सोचते हो आप उसके बारे में। क्योंकि मुझे भी ये महसूस होता है कि एक इंसान जो फिट रह सकता है वो बिना डिसिप्लिन के नहीं रहा होगा। डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, बहुत सारे डिसीजन उस इंसान ने लिए होंगे, तब वो इस जर्नी को तय कर पाएगा।
तो एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि जैसे मैं पहले ही बोल रहा था कि पूरा पॉडकास्ट मैं अपने लिए लेने वाला हूँ ताकि मैं अपने जीवन में अपनी हेल्थ को और बेटर कर सकूँ. ऑफ कोर्स. एंड बाय डिफॉल्ट जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको बहुत मदद मिलेगी. ऑफ कोर्स. तो सबसे पहले एक मैंने आपकी एक स्टेटमेंट सुनी कहीं पर जहाँ पर आप ये बोलते हैं कि पिज़्ज़ा खाना या बर्गर खाना दीज आर नॉट जंक. इसका मतलब क्या है? तो जब जंक की बात करते हैं तो जंक का मतलब क्या है? जंक का मतलब दो चीज़ हो सकता है. एक तो हो सकता है कि वो खाने में जो मिलावट हो रही है, जो तेल यूज़ हो रहा है, वो शायद रैंसिड हो, मतलब उसे कई बार यूज़ कर दिया है. तो आलू जंक नहीं है, आटा जंक नहीं है, बट जिस तरीके से उसको पकाया गया है, जिस तेल में उसको पकाया गया है, उसने खाने को जंक कर दिया. तो जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में हर एक खाना अलाउड है आपको. थोड़ा मीठा, थोड़ा कड़वा, थोड़ा ये, थोड़ा वो, सारी टेस्ट. और आयुर्वेद ना नॉन वेज को ना वेज को किसी को इतना प्रेफरेंस नहीं देता. बोलते हैं आप सब खाओ पर मॉडरेशन में. बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या खा रहे हो, आप कैसे खा रहे हो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. सो सिंपल सी चीज़ है, आप एक बहुत ही हेल्थी मील भी खा सकते हो, बट जिस तरीके से आप खा रहे हो, विच मीन्स कि फ़ोन पे बात करते करते, चलते चलते, मीटिंग में किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, एक बाइट ले लिया, फिर घूम के आ गए, फिर दूसरा बाइट ले लिया, तो ये भी तो जंक हुआ ना. बिकॉज जंक क्या है? जंक यानी कि वो खाना आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है और बॉडी के अंदर जाने के बाद बेनिफिट नहीं कर रहा, आपको इल हेल्थ या आपको डिजीज़ की तरफ ले जा रहा है. तो मेन तो वही है. इसीलिए तो आप प्रोसेस फूड नहीं खाते हो, बोलते शुगर मत खाओ, ये मत खाओ, बिकॉज बॉडी के अंदर उसका क्या बेसिकली इफेक्ट हो रहा है. पर आयुर्वेद वही बोलता है कि आप खाना अच्छा खाओ, बट अगर आप उसको ठीक से नहीं खा रहे तो बॉडी के अंदर तो उसका इल इफेक्ट ही तो हो रहा है. तो आयुर्वेद बोलता है कि जब आप खाना खा रहे हो, आराम से बैठो, अपने जिसे अपनी फैमिली है, जो क्लोज फ्रेंड्स है, एक सेफ एनवायरनमेंट में, एक लविंग एनवायरनमेंट में, एक केयरिंग एनवायरनमेंट में खाओ. फ़ोन पे बैठते हुए नहीं, मीटिंग में बैठते हुए नहीं, किसी को चिल्लाते हुए नहीं, बिकॉज बॉडी को काम रहना बहुत ज़रूरी है. जब हम बॉडी में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है फाइट और फ्लाइट, एक होता है रेस्ट, रिकवरी और डाइजेस्ट. There is a reason why digestion comes with rest and recovery. It doesn't come with fight or flight. तो जब आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होगी, जब आपकी बॉडी काम होगी, तभी डिजेशन अच्छा होगा. और अगर डिजेशन अच्छा होगा तो बाकी सारी चीज़ें भी, आपको पहला एस्पेक्ट तो डिजेशन है, उसके बाद 4 और स्टेप्स है. बट चाहे आप क्या बोलते हो, कौन सा वो रेस्टोरेंट है, मिचलिन स्टार रेस्टोरेंट हो गया, दुनिया के बेस्ट कुक ने, बेस्ट शेफ ने आपके लिए खाना बना दिया, पर वो खाना अगर डाइजेस्ट ही नहीं हुआ आपकी बॉडी में तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है. और वो डाइजेस्ट तब होगा जब आपकी बॉडी एक सेफ एनवायरनमेंट में है, काम है, रिलैक्स्ड है. तो जंक फूड, मैं ये नहीं मांगता कि कोई फूड जंक हो सकता है. ऑफ कोर्स उसका प्रोसेस, उसको जिस तरीके से किया, उसमें शुगर कंटेंट कितना है, उसमें वो कौन सिरप है, कि ये है, कि तेल कौन सा यूज़ किया, अग्रीड, दैट कैन बी वेरी बैड एंड दैट कैन हैव अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन द फूड. बट फूड इज़ नॉट जंक. हमारे कल्चर में तो हम खाने को प्रेयर करके, भगवान मान के, अन्न है पूर्ण ब्रह्मा, ये एक प्रेयर बोलते हैं हम लोग खाने के पहले, और फूड को तो हम प्रे करके खाते हैं. तो खाना कैसे जंक हो सकता है? या तो उसमें कुछ मिलावट है जो ख़राब है, या तो उसको खाने का तरीका आपका इतना जंक है कि वो खाना जंक हो गया. तो अगर पिज़्ज़ा आप हफ्ते में एक बार खाओगे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. उसमें ब्रेड है, कार्ब्स हो गया, उसमें सब्जी हो गई, कार्ब्स हो गई, अच्छी वेजिटेबल्स हो गए, फाइबर हो गया, उसमें आपने थोड़ा सा चीज़ डाल दिया, अच्छी चीज़ डाली, गुड फैट्स हो गए, उसमें आपने पनीर डाल दिया तो प्रोटीन हो गया, उसमें चिकन डाल दिया तो प्रोटीन हो गया, उसमें स्पाइसेस डाल दिए तो डाइजेशन के लिए भी अच्छा हो गया. तो ये खाना जंक कैसे हुआ? और एक और एस्पेक्ट है जो खाने को जंक में कन्वर्ट करता है, आपकी लाइफस्टाइल. इफ़ यू आर अ हेल्थी इंडिविजुअल, अगर आप टाइम पे सोते हो, टाइम पे उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हो, आपकी लाइफस्टाइल की हर एक चीज़ मॉडरेशन में और अच्छे से चल रही है, तो वो पिज़्ज़ा भी आपको कोई नुकसान नहीं करने वाला.
हफ्ते में मैं हर सैटरडे को या तो बर्गर खाता हूँ या तो पिज्ज़ा खाता हूँ, एक ब्रेक के लिए। नहीं तो मंडे से फ्राइडे वही सेम लंच, वही सेम डिनर, कुछ अलग नहीं। सैटरडे नाइट को खा लेते, एक पिज्ज़ा खा लेते या कुछ भी, तो जंक नहीं हुआ। बट जिसकी लाइफस्टाइल ऑलरेडी काफ़ी मेस्ड अप है, जो लेट नाइट्स है, ठीक से सनलाइट नहीं ले पाते, ठीक से उठते नहीं, उनकी लाइफ में स्ट्रेस है, चाहे वर्क स्ट्रेस है, चाहे इमोशनल स्ट्रेस है, जो ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं या तो ट्रेनिंग कर रहे ही नहीं है, वो अगर पिज़्ज़ा 1 या 2 बार भी खाएंगे तो कुछ ना कुछ उतना एडवांटेज या उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो जंक का मतलब या तो आपके खाने में प्रिजर्वेटिव्स हैं जो आपकी बॉडी में जाके नुकसान करेंगे, या तो आप जिस तरीके से खाना खा रहे हो वो जंक है, या आपकी लाइफस्टाइल जैसे आप जी रहे हो उसने आपकी बॉडी को अंदर से ही जंक कर दिया है। तो अच्छा खाना भी खाओगे तो वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज खाना तो एक बहुत ही छोटा एस्पेक्ट है हेल्थ का, फिटनेस का। बहुत सारी एस्पेक्ट्स है जो साथ में जाती है। आई थिंक वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर। यहाँ पर ना एक चीज़ मुझे जाननी है, जैसे आप भी ना ऑब्वियसली यू मस्ट हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल जिनको बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है, ठीक है। अब ये इनको भी बोला लाइफस्टाइल डिजीज़ ही जाता है कि बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। तो क्या व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ और यू स्टार्ट वर्किंग आउट और आप एक्टिव होना स्टार्ट होते हो, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो क्या सच में ये लाइफस्टाइल जो डिजीज़ हैं ये स्लोली रिड्यूस होने लगती है? 100% रिवर्स होती है, बिकॉज लाइफस्टाइल डिजीज़ जिससे हम बोलते हैं, लाइफस्टाइल के कौन सी फैक्टर्स हैं? एक है आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका सर्केडियन रिदम, यानी कि जो लाइट और डार्कनेस का जो चक्कर है, लिटरली व्हील है। और देखा जाए तो हमारा जो डीएनए है वो 10,000 साल पुराना प्रोग्रामिंग पे चल रहा है, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। मे बी जिस तरीके से हम लोग अभी जी रहे हैं, मे बी इन द नेक्स्ट 5,000 10,000 ईयर्स प्रोग्रामिंग शायद बदलेगी, लेकिन फिलहाल तो वही प्रोग्रामिंग से चल रहा है, वही दिन वही रात, लाइट डार्कनेस उसके हिसाब से ही चल रहा है। बिकॉज लाइट और डार्कनेस का आपकी बॉडी पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। एक थोड़ा सा साइंस बताऊंगा कॉन्टेक्स्ट के लिए तो लोगों को समझ में आएंगे। हम जब बॉडी के एकदम सटल एस्पेक्ट पे जाते हैं, सबसे मतलब हाउ डिड वी बिगिन लाइफ? वी बिगिन लाइफ एज अ सेल, करेक्ट। बट सेल के अंदर भी एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट। और इम्पॉर्टेंट बहुत ही ब्यूटीफुल फैक्ट है कि ये जो सेल है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दे वर नेवर फाउंड टुगेदर। समवेयर इन नेचर दे केम एंड दे कोलैबोरेटेड टुगेदर, बिकॉज जो सेल है वो एनर्जी बनाता है ज़्यादा करके ग्लूकोज से, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कैन स्टिल मेक एनर्जी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट मेनली मेक्स एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दे बोथ कोलैबोरेटेड, बोला भाई तेरी स्पेशलिटी ये है, मेरी स्पेशलिटी ये है, चलना साथ में काम करते। तो व्हेन दे गॉट टुगेदर, नाउ एज अ ह्यूमन बीइंग we are able to exercise where we are not getting enough oxygen but we are using glucose for energy. At the same time जब fat burn की बात आती है या zone 2 cardio की बात आती है, then people automatically, your mitochondria uses oxygen to metabolize fat, to burn fat. तो ये जो mitochondria है वो इतना important क्यों है? Because ये light sensitive है। ये आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में जो सिग्नल्स हैं, जो लाइट है, साउंड है, एनर्जी है, खाना है, ट्रेनिंग है, ये सबको रिकग्नाइज करता है। और उसके रिकग्निशन के हिसाब से आपके सेल्स को बोलता है कि अब क्या करना है। तो दैट इज़ वाई जब हम लाइट और डार्कनेस की बात करते हैं, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज जब सनलाइट होता है, जब सनराइज होती है, तो बॉडी में ऑटोमेटिकली कॉर्टिसोल लेवल राइज होता है। बट ये कॉर्टिसोल लेवल स्ट्रेस वाले कॉर्टिसोल लेवल से बहुत अलग है। ये जो कॉर्टिसोल लेवल है ये एक स्टेबलाइजिंग कॉर्टिसोल इसे कह सकते हैं। इट वेक्स यू अप जस्ट इनफ टू मेक यू फील एक्टिव, टू मेक यू फील अलाइव, टू गेट योर हार्ट रेट गोइंग, टू मेक यू फील अलर्ट, टू मेक यू फील फोकस। बिकॉज बोल रहा है कि यार दिन की शुरुआत है, चलो जागो, एंड इट स्टेज कॉन्स्टेंट, इट स्टेज स्टेबलाइज। फिर वी डू वियर्ड थिंग्स, हम खुद स्ट्रेस लेते हैं जिसकी वजह से वो फिर कॉर्टिसोल ऊपर नीचे होता है। जब when the mitochondria senses light in the morning, body becomes insulin sensitive. Insulin sensitive का मतलब ये है कि जो भी हम खाना खाते हैं that goes in the right place, which is muscle first, fat later. और जब darkness या तो sunset होने लगता है,
cortisol level automatically should go down. But our lifestyle does not do that. But naturally, it should go down. Insulin sensitivity also goes down. जठर अग्नि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो भी नीचे जाती है, बिकॉज वो नीचे जाएगी बिकॉज टाइम टू स्लीप, इट्स टाइम टू वाइंड डाउन. बट बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, रात को ही हमारा सबसे हैवी मील रहे, बिरयानी खा लिया, ये खा लिया, बटर चिकन खा लिया. सो हम अपनी बॉडी पे और स्ट्रेस डाल रहे हैं. जठर अग्नि उतनी है नहीं, डिजेशन कम होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी लो है, तो खाना ठीक से आपके सेल्स तक जहाँ पर पहुँचना है, जो मसल्स है वहाँ तक पहुँचेगा नहीं. So we are automatically going against the circadian rhythm. Circadian rhythm is your first aspect of lifestyle. Second most important is your nervous system. Okay. Everything comes down to that. और ये भी दोनों साथ में है. Because ये क्या होता है, external environment, and then you perceive the external environment. So your mind matters. Somebody who does mindful exercises, who does stress management, who does any kind of meditation or whatever it is, they perceive stress in a very different way. They're able to manage stress in a very different way. But जो नहीं कर पा रहा, माइंड परसीव करता है स्ट्रेस को. अब माइंड ने स्ट्रेस परसीव किया, उसके हिसाब से वो नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है. नर्वस सिस्टम ट्रिगर होता है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ट्रिगर होता है. सिंपैथेटिक या तो फ्लाइट और फ्लाइट. फाइट और फ्लाइट का मतलब यह है कि बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स राइज होंगे. कॉर्टिसोल लेवल्स राइज होंगे तो ऑटोमेटिकली जो बाकी सारे हार्मोन्स हैं उनका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा. कॉर्टिसोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर अलाइव बिकॉज देयर इज कॉर्टिसोल रिलीज. बट जब वो कॉर्टिसोल रिलीज क्रॉनिक लेवल्स पे पहुंचता है तब इश्यूज चालू होती है. और ये इशू चालू होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया लिटरली बोलती है कि यार फूड इनपुट इतना आ रहा है पर मैं आउटपुट नहीं दे पा रहा हूँ, तो आई नीड टू डू समथिंग, नहीं तो आई एम गोइंग टू गेट डैमेज्ड. सो व्हाट द माइटोकॉन्ड्रिया डज, माइटोकॉन्ड्रिया के जो सेल्स हैं उन पे गेट होता है जहाँ से खाना एंटर करता है. तो वो गेट बंद हो जाता है, बोलता है कि नहीं भाई खाना और मत अंदर भेज, बिकॉज मैं नहीं प्रोसेस कर पा रहा, बिकॉज एनर्जी में जाऊँ कहाँ. आप ना वर्कआउट कर रहे हो, एक्टिविटी लेवल लो है, तो खाना इज़ टू मच बट द आउटपुट इज़ टू लेस. And if this increases, I'll get damaged. So let's shut the gate. When the gate shuts, this is called insulin resistance. अभी insulin resistance, जब insulin resistance turns out to be bad for the health, but it is the cells are doing it to protect themselves. It is a survival mechanism. But diabetes, ये सारी जो है ये insulin resistance से चार्ट होती है. Because जब insulin resistance आपकी बॉडी में होता है तो ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाता है, फिर लिवर इफेक्ट होता है, बॉडी में फैट गेन चालू हो जाता है, मेटाबॉलिक डिजीजेस चालू होती हैं, फिर आपके जो पैनक्रियाज हैं जो इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. एट द एंड ऑफ द डे यू बिकम डायबिटिक, और कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हैपन, ब्लड प्रेशर गोज क्रेजी, थायराइड बिकम्स क्रेजी, ऑल द अदर हार्मोन्स गो हेवायर only because your body is becoming insulin resistant. And you're becoming insulin resistant. Why? Because there's too much supply of energy or food and the cells are not able to produce. And why is that happening? Because you're always in a fight or flight. Why is that happening? Because the way you perceive the environment, the mind is perceiving everything as stress. आपको शायद लग रहा नहीं है कि ये स्ट्रेसफुल है. जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग हैं बोलते हैं वी थ्राइव ऑन स्ट्रेस. आपको मज़ा आ रहा है स्ट्रेस में काम करने को, बिकॉज आपकी बॉडी एड्रेनलिन रिलीज कर रही है, उसके वजह से यू आर फीलिंग चार्ज्ड अप एंड डूइंग. बट बॉडी के अंदर जो हो रहा है इट इज़ एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स इल हेल्थ. एंड दैट ऑल कम्स डाउन टू योर एनवायरनमेंट. तो ये था बेसिकली एक फ्लो. पर जिस तरीके से ये चालू हुआ उसी तरीके से वी कैन रिवर्स इट बाय सिंपली स्टार्टिंग टू एडजस्ट योर लाइफ स्टाइल. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, start sleeping on time, start waking up on time, start getting enough sunlight, food, training, stress management. And honestly, by default, you will see कि आपकी जो सारी issues हैं वो actually reverse होना चालू कर देंगे. मेरे जो अभी कोर्सेज चल रहे हैं, जो लाइफस्टाइल, बॉडी रिकम्पोजिशन, लाइफस्टाइल के जो कोर्सेज हैं, उनमें लोगों ने मैसेज किया कि सर मैं आपका प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ लास्ट 6 हफ्ते से, जिसमें मैंने ना ट्रेनिंग दी है ना न्यूट्रिशन दिया है. मैं सिर्फ न्यूट्रिशन गाइडलाइंस दिए कि
ऐसा खाना है और ये करना है, बेसिक चीज़ है, क्या खाना है, क्या कितना, वो सब कुछ नहीं दिया। ट्रेनिंग के लिए भी मैंने बोला सिर्फ थोड़ा चलना चालू करो, थोड़ा मूवमेंट चालू करो, बेसिक तो थोड़े दंड लगा लो, जो भी है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टार्ट लिविंग वेल, start adjusting the time you sleep, time you wake up, get some sunlight, pranayam, breath work. And they've messaged, sir, we've been doing this for the last 5-6 weeks and I have reversed my diabetes. My thyroid medication has stopped. People have messaged this. So what we need to understand, पर लोग बोलते हैं but I'm fine now. आप अगर आज 1 kg का चॉकलेट केक खाओगे, आप कल डायबिटिक नहीं बनोगे। बॉडी को चेंज होने में, बिगड़ने में बहुत टाइम लगता है। वी आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, हर सेल में 100 से 1000 माइटोकॉन्ड्रिया है। हर माइटोकॉन्ड्रिया को पहले बिगड़ना है, फिर वो सेल को बिगाड़ेगा, सेल ऑर्गन को बिगाड़ेगा, फिर जाके एक डिजीज स्टेट क्रिएट होगी। So this happens over the years. That is why we don't see issues in 20-year-olds, 25-year-olds. Today we are seeing. Because 25-year-olds today have been born and brought up in the internet age, telephone, cable TV, all of this. During our age, I'm 43, 44 now, we didn't have the cell phone, we didn't have cable TV, we didn't have the internet. But in our generation, people are seeing the issues after 50, 55. हमारे पेरेंट्स के जो जनरेशन है, they started seeing the issues after 55, 60. तो उनकी बॉडीज़ को बिगड़ने में और टाइम लगा, बिकॉज उनकी बॉडी में वो एक्सटर्नल स्ट्रेसेस उतनी नहीं थी। Whereas हमारे में थोड़ा सा कम हुआ, बिकॉज बाय द टाइम वी वर, आई थिंक 17-18 सेल फोन्स आ गए थे, इंटरनेट आ गया था। But the new generation, they are born with the cell phones and the internet. So that is why you're seeing the reasons or the illnesses happening much sooner. So it is over small bad habits consistently over a long period of time. That's when the body, and reversing it is actually quicker. It happens much faster. Reversing happens much faster because you're consciously doing things to improve. तो आप कॉन्शियसली टाइम पे सो रहे हो, कॉन्शियसली टाइम पे उठ रहे हो, आप सनलाइट ले रहे हो, ब्रेथ वर्क कर रहे हो, आप सही अमाउंट में ट्रेनिंग कर रहे हो, सही अमाउंट में खाना खा रहे हो, एंड यू आर एबल टू रिवर्स इट मच सूनर। सो इट्स वेरी, आई वोंट यूज द वर्ड ईजी, बट इट्स वेरी मच पॉसिबल टू रिवर्स। दैट्स व्हाई दे कॉल इट लाइफ स्टाइल ना। आप लाइफ स्टाइल को सुधारोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इश्यूज है, डिपेंडिंग वो क्या इंटेंसिटी पे है, they will also get better. Amazing. Wow. Okay. आपने ना सर्काडियन रिदम के बारे में बात की, स्लीप के बारे में बात की। एक आइडियल स्लीप टाइम क्या है एंड ड्यूरेशन क्या है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं यार मैं सुबह 8 बजे सोता हूँ, पूरा दिन सोता हूँ यार, 8-9 घंटे तो मैं सो ही जाता हूँ। तो एंड हाउ बैड इज दैट? See, there is a reason. There are laws of nature. You cannot override law of gravity. Right. You cannot override law of manifestation, law of attraction. These are laws which exist. Whether you like it or not, the world, the universe does not care. Correct. प्रकृति जो नेचर है वो बोलेगी आप मेरे साथ चलो, आप प्रोग्रेस करोगे। आप मेरे अगेंस्ट चलो तो मैं नहीं आपका बुरा चाह रही हूँ, बट बाय डिफॉल्ट आप सिग्नल देख के क्रॉस करोगे, कुछ नहीं होगा। जबरदस्ती दूसरे साइड का सिग्नल चालू है और आप क्रॉस करोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, दिस इज जस्ट द वे इट इज़। तो स्लीप इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आयुर्वेद में हम जब दोषस की बात करते हैं, वात, पित्त और कफ, हर इंसान के अंदर डोमिनेंटली एक दोष होता है और दूसरे 2 भी होते हैं किसी ना किसी तरीके में। ड्यूरिंग द डे ऑल्सो द डे इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट दोषस। सो फ्रॉम 6 PM to 10 PM, this is all about kapha.
Kapha is about stability, kapha is about slowing down, kapha is about laziness. ये सारे चीज़ कफ के हैं. अब 6 और 10 PM के बीच में क्या हो रहा है? सनसेट हो रहा है, सन इज गोइंग डाउन, इंसुलिन सेंसिटिविटी इज गोइंग डाउन, डाइजेस्टिव फायर इज गोइंग डाउन, डार्कनेस इज इंक्रीजिंग. बिकॉज डार्कनेस, अभी अगेन जब हमने लाइट और डार्क की बात की 10,000 ईयर्स बैक, तो तभी लाइट नहीं थी. इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलमोस्ट 110, 120 ईयर्स ओल्ड और समथिंग लाइक दैट. तभी कैंडल लाइट थी, स्टार लाइट थी, मून लाइट, ये बेसिक लाइट्स थी, बट डार्कनेस ज़्यादा था. करेक्ट. अब डार्कनेस का बॉडी से क्या रिलेशन है? जब आपकी बॉडी डार्कनेस एक्सपीरियंस करती है, सेंस करती है, तो आपकी बॉडी मेलेटोनिन रिलीज करेगी. मेलेटोनिन बनता है सुबह को सूरज की रोशनी देखने से. इट स्टार्ट्स गेटिंग मेड इन द बॉडी, बट इट स्टार्ट्स गेटिंग रिलीज्ड व्हेन इट सेंसेस डार्कनेस. ओके, वाओ. डार्कनेस और मेलेटोनिन रिलीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना डार्कनेस होगा उतना मेलेटोनिन रिलीज होगा. और मेलेटोनिन क्या है? मेलेटोनिन आपकी बॉडी को हेल्प करता है टू स्टे asleep. So 6 PM to 10 PM is all about kapha. It is telling your body start getting ready to sleep. Start winding down. सूरज भी ढल गया है. आप भी अपने घर की जो सारी लाइट्स हैं उनको डिम कर दो हल्का हल्का. थोड़ा सा टीवी देख रहे हो तो देख लो, बट सोने के 1 घंटे पहले ट्राई टू स्टे ऑफ एनी स्क्रीन्स, ट्राई टू वाइंड डाउन, डू वट एवर इट नीड्स टू बी डन अराउंड द हाउस. गिव योर सेल्फ टाइम के वो लाइट एडजस्ट होना चालू हो जाए. नाउ 10 PM to 2 AM इज पित्ता. पित्त यानी एक्टिवेशन, पित्त यानी फायर, बट नॉट द डाइजेस्टिव फायर. दिस इज मेटाबॉलिक फायर, सेल्यूलर फायर. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? आपकी ब्रेन, इट्स बिन वर्किंग द होल डे, माइंड इज बिन वर्किंग द होल डे, cells have been producing energy. The brain is 2% of your body weight, but it consumes 20% of the energy that you take throughout the day. मतलब you can imagine कि brain के जो energy जो ले रही है, जो consume कर रहा है brain, it's too much. Correct. अब जब energy produce होती है तो बाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं. क्लीन एनर्जी, कम्प्लीटली क्लीन एनर्जी तो है नहीं. तो बॉडी में भी जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो इसे हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं. दे आर बेसिकली बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. ये आपकी ब्रेन में रहती है, आपके हर बॉडी के हर सेल में रहती है. इसीलिए हम आपके लास्ट मील से लेके फर्स्ट मील तक फास्ट भी करते हैं. वो फास्टिंग का भी एक रीज़न है विच वी कैन स्पीक अबाउट. बट ब्रेन में क्या हो रहा है? फ्रॉम 10 PM to 2 AM बिकॉज ऑफ पित्ता, आपके ब्रेन में एक ग्लिम्फेटिक सिस्टम है. जैसे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है, ब्रेन में ग्लिम्फेटिक सिस्टम है, जी से. Okay. तो ड्यूरिंग दैट टाइम द ब्लड वेसल्स दे इंक्रीज इन साइज, द ग्लिम्फेटिक फ्लूइड travels across the brain and flushes out all this byproducts and all the कचरा. Literally ये basically आपका cleaning, body का cleaning system है. नहीं तो if the kachra keeps on accumulating, clutter keeps on accumulating, there will be issues. So every single night it needs to remove that. This happens between 10 PM to 2 AM. अभी 2 AM से 6 AM is all about Vata. It's about movement. At this time आपकी ब्रेन, आपका जो माइंड है, वो सारी जो आपकी मेमोरीज है उनको कंसोलिडेट करना चालू करता है. क्या लॉन्ग टर्म रखना है, क्या शॉर्ट टर्म रखना है, ये सारी चीज़ें उनको सारे ड्रॉज में ठीक से रखता है, तो जो ज़रूरत पड़े आप निकाल पाओ. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर, अगर इफ़ यू हैड एन इंजरी, इफ़ यू हैड अ ट्रॉमा, वॉट एवर, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, it breaks away the emotional quotient from the actual experience. So that in the morning or 2 days later, 3 days later, जब वो आप उसके बारे में सोचो, आपको सेम पेन नहीं फील होता. You feel it, but it's not the same intensity. So it breaks it away. Another reason, another thing what happens during this 2 AM to 6 AM is Vata is all about movement. आपने नोटिस किया है कि 2 AM और 6 AM के बीच में ही आपको हमेशा टॉयलेट अगर उठना है तो आप उठते हो 3 बजे 4 बजे के आसपास. प्लस दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्रिएटिविटी. जैसे बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागो 3:30 से 5:30 के बीच में. क्यों? इट इज़ द मोस्ट क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ द डे. वेक अप. इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल साधक, डू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. इफ़ यू आर इनटू बिजनेस, इफ़ यू आर इनटू द मटीरियल वर्ल्ड,
गेट अप, स्टार्ट वर्किंग ऑन स्ट्रेटजाइजिंग, वर्क ऑन योर सेल्फ. लोग उठते हैं ये टाइम पे, अपना जो मेन काम है, मैं जानता हूँ जैसे मेरा भाई है, ही इज़ into the films, but he's into story writing and scripting. He wakes up at 4:30 and works on his script. And he says, एक तो पूरी दुनिया सो रही है, कुछ आवाज़ नहीं है, उस टाइम पे ना फ़ोन बजने वाला है ना कुछ होने वाला है. And initially it's a little difficult, but if you make it a habit, it is the most peaceful and creative time for you to actually channel your energies towards manifesting, towards growth, towards strategizing. Because that is what the day's energies are pushing you towards. And again, if you're a spiritual sadhak, then you do your sadhana at that time. So 2 a.m. to 6 a.m. is all about vata. And एक और चीज़ you'll notice, you'll always dream before you wake up. सोने जाओगे तभी नहीं ड्रीम्स नहीं आएगी, ड्रीम्स आती है जब आप उठते हो, तभी अरे ड्रीम हो रहा था. सो दिस इज द मूवमेंट एस्पेक्ट. So what does this say? The ideal time to sleep is from 10 p.m. to 6 a.m. 6 a.m. And that is why they say 8 hours is ideal. Because you need that 4 hours of cleaning happening in the brain, and you need the 4 hours of recovery happening as well. अभी लोग बोलेंगे ये तो एक आइडियल फैंटेसी है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा. कोई बात नहीं, अगर आप 10 बजे नहीं सो सकते हो, 10:30 नहीं 11, that's fine. But what ends up happening is, if we don't go to bed, वो जो पित्त है, जो फायर है, which needs to be internalized, it gets a second wind and it is externalized. तो लोग बोलते हैं चलना पार्टी करने हैं. कैसे, वो एनर्जी कहाँ से आई पार्टी करने की? वो जो अग्रेसिवनेस है, वो जो फायर है, that starts going towards the outside. So automatically you get that second wind, हाँ चलना पार्टी करने चलते. So it is very much needed that people understand कि 11, okay चलो 11:30. But the more you are taking that time away from yourself, you're giving your body less time to clean up stuff. Similarly, when you wake up by 6 नहीं, चलो 7, because क्या है, from 6 a.m. to 10 a.m. is again kapha. Kapha is all about stabilizing, all about grounding again. So if you wake up during the Brahma Muhurta time, if you wake up during the Vata aspect of the day, automatically your body will be pushed towards activity. So thoda 19-20 ऊपर नीचे is fine. But ideally 10 p.m. to 6 a.m., 8 hours of sleep is perfect. And again, if you are a Vata person, you might need complete 8 hours because you're already a very active person. If you're a Kapha person, because आपकी body already काफ़ी stable है, I won't say lazy है, but it is kind of more grounded than Vata. You can even get away with 6 hours of sleep. But if you're a Pitta person, then 7 to 8 hours is good. So 6 to 8, I would say, would be ideal. सुपर. तो जब आप ये बता रहे हैं कि अगर कोई 10 बजे नहीं सोता है तो वो कुछ चीज़ें ट्रिगर होती हैं, और क्या वो मिडनाइट क्रेविंग इसी वजह से होती है? तो एक तो होता है कि आपकी बॉडी को अभी एनर्जी चाहिए. अभी आपने अगर 6 या 7 बजे अपना डिनर किया है और आप 10 बजे नहीं सोओगे तो 11, सवा 11, 11:30 तक आपको भूख लगनी थोड़ी तो चालू होगी. बट क्रेविंग्स जो है वो जनरली इसके वजह से ही नहीं आती. वो बेसिकली एक अगेन एनर्जी मिसमैनेजमेंट हो रही है आपकी बॉडी में, सर्केडियन रिदम को लेके, आपके नर्वस सिस्टम को लेके, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस को लेके, जिसके वजह से यू फील द नीड टू ईट. इट्स अगेन एवरीथिंग, इट्स नॉट अबाउट विल पावर, इट्स नॉट अबाउट डिसिप्लिन, इट्स लिटरली अबाउट सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन. अगर आपकी बॉडी, आप अगर कुछ काम करोगे 11 बजे के बाद, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो बहुत नेचुरल है कि आपको भूख लगेगी. अगर कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी उसको कंट्रोल करना सीखा है तो यू कैन इवन गो विदाउट फूड. लोग फास्टिंग जब करते हैं तो जाते हैं, दे आर एबल टू डू इट. बट पीपल हु आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद इट, उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है वो क्रेविंग रोकने के लिए. बट अगेन अपने जो लाइफस्टाइल कोर्स में जो लोग हैं, विद इन 2 weeks of sleeping well, eating, waking up on time, they said, sir, वो cravings नहीं है. Because it's not that hard. Everything is about energy management.
एवरीथिंग, हेल्थ इज एनर्जी मैनेजमेंट। कितनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो, कितनी एनर्जी मेटाबोलाइज हो रही है, कितनी एनर्जी आप आउटपुट दे रहे हो, एवरीथिंग इज अबाउट दैट। कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, अगर ये बैलेंस रहेगा तो आपकी बॉडी को अजीब टाइम पे एनर्जी की क्रेविंग नहीं रहेगी। ओके, सुपर। आज के टाइम में आई एम श्योर बहुत सारे केसेस ऐसे आते होंगे, सर आई वांट टू लूज माय वेट, और इसी वजह से मार्केट में बहुत सारे डाइट प्लान्स हैं, असंख्य, बहुत सारे, मतलब नंबर कितने, केटो वेटो, बहुत सारी चीज़ें। एंड नाउ मोर ओवर लॉट ऑफ मेडिसिन्स विच आर, आई वांट टू नो योर कमेंट ऑन दोज मेडिसिन्स, कि लोग बोलते हैं कि सेलिब्रिटीज़ उनको ले, क्योंकि यू बीन इन टच विद लॉट ऑफ सेलिब्स, ठीक है, उनके ट्रांसफॉर्मेशंस, बॉडी, पूरा बहुत कुछ किया आपने उनके साथ, बट क्या ये सच में मिथ है कि all the celebs they go for a very quicker solution by impacting their body, or how this weight loss thing works out? ये कैसे, इसका एक सही तरीका है क्या? जी, पहले तो वेट लॉस की जब बात करते हैं तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि दे आर नॉट गोइंग फॉर वेट लॉस, दे व्हाट दे एक्चुअली वांट इज़ अ बेटर बॉडी कॉम्पोजिशन। उनको चाहिए कि उनका फैट नीचे आए, उनको चाहिए कि उनका मसल्स ऊपर जाए। किसी को सिर्फ अपना वेट नहीं लूज़ करना है, एवरीबडी एस्थेटिकली वांट्स टू लुक गुड, जिसका मतलब है कि उनको बॉडी कॉम्पोजिशन पे काम करना है। दे वांट अ बेटर कॉम्पोजिशन, लेस अमाउंट ऑफ फैट एंड गुड अमाउंट ऑफ मसल। तो जब हम ये बॉडी कॉम्पोजिशन टारगेट करते हैं एंड वी गो टूवर्ड्स दैट एस्पेक्ट, तो लाइफस्टाइल विल ऑलवेज प्ले नंबर वन। बिकॉज जैसे जो भी हमने अभी बात की, हर लाइफस्टाइल इशू की, इंसुलिन रेजिस्टेंस की, आपके फाइट और फ्लाइट की, अबाउट स्लीप, ऑल ऑफ देम इफ नॉट डन करेक्टली आर गोइंग टू बाय डिफॉल्ट मेक योर बॉडी स्टोर फैट। बिकॉज जब आप एक लिटरली दो ही सिग्नल होती है, या तो आप सेफ फील करते हो या तो आप थ्रेटन फील करते हो, और कुछ है ही नहीं। जब आप सेफ फील करते हो तो आपकी बॉडी रियलाइज़ करती है, हाँ यार आई एम फाइन, मुझे ना किसी से भागना है, मुझे ना किसी के साथ लड़ना है, आई एम फाइन, आई एम सेफ। सो जो भी एनर्जी मेरे अंदर है, आई कैन यूज़ इट फॉर ग्रोथ, आई कैन यूज़ इट फॉर रिपेयर, आई कैन यूज़ इट टूवर्ड्स अ पॉजिटिव थिंग। जब बॉडी थ्रेटन फील करती है तो बॉडी बोलती है यार कुछ तो थ्रेट है, मुझे शायद लड़ना है, मुझे ये करना है। तो यू नो व्हाट, रिप्रोडक्शन गया भाड़ में, डिजेशन गए भाड़ में, let's just have energy right now first to move, and let's also store energy, कि पता नहीं कि how much energy we'll need। जिसके वजह से जब हम digestion की बात करें, digestion falls down। इसलिए लोगों को when they are over stimulated emotionally, physically, mentally, digestion goes for a toss। ये prebiotics और probiotics का गेम नहीं है, that also matters, but that matters much later। पहले आप अपना emotion ठीक कर लो, then रिप्रोडक्शन सिस्टम गोज फॉर अ टॉस, यानी कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, विच इज़ योर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, लोग समझ नहीं सकते हैं कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है। दैट गोज फॉर अ टॉस, जिसके वजह से अगेन एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग, क्रम्बलिंग, सो बॉडी विल ऑटोमेटिकली स्टोर फैट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, कीप आवर बॉडी इन अ सेफ एनवायरनमेंट। इफ यू वांट टू लूज वेट और गो टुवर्ड्स बॉडी कॉम्पोजिशन, all the external environment में जो सारी signals हैं, they should tell your body you are safe। थोड़ा सा threat इधर उधर चलता है, but जब when it goes more towards threat, then that's when the body starts gaining weight, gaining fat, water retention, muscle loss, वो सारी चीज़ें होना। तो just going towards exercise and going towards nutrition to fix your weight and body composition is not going to happen। कितने लोग हैं जिन्होंने ट्राई कर लिया है, उन्होंने न्यूट्रिशन डाइट ट्राई कर ली, पहली बार काम किया, बिकॉज पहली बार वाई, बिकॉज इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलेशन टू द बॉडी। बॉडी से अच्छा ये कुछ नया है, अच्छा इतने टाइम से मैं इतना अजीब चीज़ें खा रहा था, इतने अजीब टाइम पे खा रहा था, बट नाउ आई एम ईटिंग करेक्टली, नाउ आई एम ईटिंग फाइन, तो इट रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली। बट उसके साथ आपकी लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुई है, देन दैट कैचेज अप अगेन, सो अगेन यू एंड अप गेनिंग वेट और व्हाटएवर। तो यो इफेक्ट चलते रहता है, बिकॉज जब तक आप डाइट फॉलो कर रहे हो, या तो शादी का गोल है या तो हॉलीडे का गोल है, यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग टू द पॉइंट, देन
गोल खत्म तो लाइफस्टाइल इज बैक, सो द वेट स्टार्ट्स yo-yoing. So that is something that people need to understand कि weight that training and nutrition is only a small part of it, but first start fixing your lifestyle. तो वेट लॉस और बॉडी कॉम्पोजिशन का ये मेन चीज़ है. बॉडी कॉम्पोजिशन सही करने के लिए फिक्स योर लाइफस्टाइल फर्स्ट, जिसका ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन आर अ वेरी स्मॉल पार्ट. ओके. फिर आते हैं मेडिकेशंस पे. फैट लॉस मेडिकेशन, फैट बर्नर्स, ये सब बहुत टाइम से थे. एंड इसमें इसका कॉन्टेक्स्ट करना बहुत ज़रूरी है. कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, कितनी उसको ज़रूरत है. और जब हम सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि उनको टाइम कंस्ट्रेंट रहता है. उनका जो कैरेक्टर है उसके लिए उनको एक सर्टेन वे में दिखना ज़रूरी है. और उनको ये भी पता है कि मैं 3 महीने में वेट लॉस करूँगा या करूँगी या जो भी करूँगा, उसका रिस्क फैक्टर भी है, बट दे आर अवेयर ऑफ द रिस्क फैक्टर. एट द सेम टाइम दे हैव ऑल द रिसोर्सेज टू हेल्प देम. डॉक्टर्स है, फिजियोज है, ट्रेनर्स है, डाइटिशियंस है. आम जनता के पास ये सब नहीं है. तो ट्राइंग टू डू व्हाट द सेलिब्रिटीज आर डूइंग, दे आर डूइंग इट फॉर अ पर्पस. चाहे वो वैनिटी बोल दो या कुछ भी कर लो, उनको अपने रोल के लिए, और रोल उनकी लिटरली लाइफ है. इट्स द प्रोफेशन. इफ दे डोंट लुक द वे दे लुक, देन they won't be in a film, and by default the public won't like them. So it is the profession that they've chosen. It's, you know, you have the positives and you have the negatives. It's just how it is. So trying to judge any of that कि भाई ये celebrity ये ले रहा है, हाँ वो ले रहा है, उसको लेने की ज़रूरत है. नहीं लेगा तो वो ऐसा वो कैरेक्टर नहीं दिखेगा. कैरेक्टर नहीं दिखेगा तो the movie won't be impactful, because of which then you won't like the movie as an audience. You won't be entertained. So for you to be entertained, this entire process has to be done. Correct. But the general audience cannot follow that as a protocol or a role model. Right. Because जनरल पब्लिक का गोल नहीं है कि उन्हें फिल्म स्क्रीन पे दिखना है, 6 पैक एकदम चिजल्ड बॉडी चाहिए या वो साइज 0 करना है, वो सब नहीं. देर हाउस वाइफ, देर कॉर्पोरेट पर्सन, देर टीचर, देर स्टूडेंट, वट एवर अदर प्रोफेशन, यू वॉन्ट टू फील गुड, यू वॉन्ट टू लुक गुड, यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द एक्सट्रीम. तो जो सेलिब्रिटी ने 3 महीने में किया, जो भी सप्लीमेंट्स लेके, मेडिसिन लेके, जो भी है, यू कैन अफोर्ड 9 months. व्हाट्स द रश? बिकॉज आपको तो मेंटेन करना है, आपको वो चीज़ सस्टेन करनी है. सेलिब्रिटी के लिए मे बी वो एक पिक्चर के लिए उसको उतना एक्सट्रीम करने की ज़रूरत है, फिर वो कुछ भी करके एक मिडिल ग्राउंड, मेंटेनेंस ग्राउंड पे आएंगे जब तक. एग्जैक्टली. सो वी कैन नॉट जज देम कि उन्होंने क्यों किया. अरे भाई उनको ज़रूरत थी और उनको रिस्क फैक्टर भी पता है कि इसके साथ रिस्क है, बट वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी उनके पास टीम है. तो rather than judging something, knowing that whoever is doing whatever they are doing, they're doing it because there is a reason. You can't tell the director wait for 9 months. मैं 9 महीने में 1 साल में बॉडी बना के आता हूँ या मैं वेट लॉस करके आती हूँ. नहीं भाई, टाइमलाइन है, प्रोजेक्ट है. उस एक प्रोजेक्ट पे 1000 लोगों का पेट भर रहा है. करेक्ट. तो ये सब कोई सोचता नहीं है. वाह. मुझे यहाँ ये जानना है कि how different the body is for a men and women? Well, टेक्निकली बॉडी तो सेम है, हमारी एनाटमी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर तब आता है जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं. मेन के हार्मोन्स जो हैं वो अलग हैं, अलग अलग क्वांटिटी में हैं. विमेन के हार्मोन्स जो हैं वो अलग क्वांटिटी में हैं, उनकी बॉडी को अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं. तो जब ट्रेनिंग और रिजल्ट्स की बात आती है, ट्रेनिंग कैन बी एब्सोल्युटली द सेम, बिकॉज जो साइंस हम यूज़ कर रहे हैं मसल ग्रोथ या फैट लॉस के लिए, वो साइंस आदमी पे भी लागू है, वो साइंस एक फीमेल पे भी लागू है. बट व्हेन वी आर ट्रेनिंग वुमेन, वी नीड टू कीप इन माइंड, बिकॉज उनके जो मंथली साइकिल्स होते हैं, मंथली साइकिल्स की वजह से हार्मोन्स पूरे ऊपर नीचे जाते हैं. 7 to 10 days दे हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ हाउ दे ट्रेन, व्हाट दे ईट, द स्लीप दे गेट, द रेस्ट दे गेट, बिकॉज उस टाइम पे बॉडी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है. और उस कॉम्प्रोमाइज बॉडी पे आप अगर और स्ट्रेस डालोगे,
maybe you're like, nahi, but I've liked this. You can make yourself like anything. But internally what is happening is very different to your liking. That you cannot change. The chemistry is, biology is going to do what it's need to do. Just by making yourself believe कि नहीं, I'm fine. ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना अच्छी बात है, बट भाई रियलिस्टिक भी होना भी बहुत ज़रूरी है. सेम थिंग जब हम मेनोपॉज की बात करते हैं फॉर वुमेन, it's a very natural happening. But that natural happening has to be assisted because a lot of things are changing. Because of that changing, hormones are going up and down. Correct. और वो hormones के ऊपर नीचे जाने की वजह से there will be weight gain, there will be weight loss, there will be water retention. ये सारी चीज़ें होगी. The best that we can do is assist. Assist that entire process because वो होने तो वाला है whether you like it or not. The more easily you allow your body to transition, the better it is going to be. When the women start understanding that this is a natural process, this is what is actually happening to my body, and when this is happening, I need to do all of this to assist the process. I need to focus on my nervous system, I need to focus on my breath work, I need to focus on doing less training, not more. I need to sleep better because body में already काफ़ी stress चल रहा है इतने बड़े सब chaos के वजह से. But it's again organized chaos. It becomes complete chaos when you add all the external factors also. अरे weight gain हो रहा है, नहीं, I need to train more. No, I need to do more activity. No, I need to go on a diet. Then you're not sleeping well, you're not living well. तो बाहर का stress, पहले ही अंदर stress था, अब बाहर का stress भी है. And then the body goes completely chaotic. फिर उसको correct करना becomes very difficult. So understanding this, especially for a female, is very important. Okay, training, I can definitely train like a man, 100%. You can do all the exercises, you can do all the protocols, everything. Sprint, wind, jump, whatever you want to do. But during those 10 days, you have to be very careful and assist the body. Iron levels are down, lot of things are going wrong. Energy levels are down. Body doesn't have the energy, but you're forcing it to go to the gym. Why? 2 दिन नहीं ट्रेन करोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं. तो when people, and this is also called abusing the body. When you abuse the body for so long, eventually hormonal imbalance होता है आगे चल के, जिसको फिर करेक्ट करने के लिए you need to work that much more harder. So there is a specific working to the female body, even to the male body. But understanding when energy levels are down, understanding when you need to give it rest, understanding when you can push it more is very important. क्योंकि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हम वेलनेस की बात करते हैं, पर हमारे जो एक्शंस है वो completely opposite है, तो कैसे चलेगा? So basic, मैं लोगों को बोलता हूँ, आप क्रोमा जाते हो, विजय सेल्स जाते हो, आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हो, उसका मैनुअल पढ़ते हो ना आप, कौन सा बटन कब दबाना है, कौन सा बटन कब नहीं दबाना है, उसको कैसे धोना है, कैसे साफ करना है, सब पढ़ते हो ना. फिर आप अपनी बॉडी के बारे में इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो क्यों नहीं पढ़ोगे? पढ़ लो ना. टाइम आने पे वही इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगा. तो जाके आगे फिर जब प्रॉब्लम्स आएंगी, इतनी बड़ी तो नहीं होगी, छोटी होगी, विच यू कैन फिक्स. ओके, आई थिंक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डूज एंड डोंट्स. मुझे ना ये जानना है, जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली लाइफस्टाइल तो हमें ठीक करनी है. 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट आपने बताया विच आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट वो सेकेंडरी होते हैं, बट विच इज़ ऑल्सो ट्रेनिंग एंड योर न्यूट्रिशन. करेक्ट. तो मैं न्यूट्रिशन पर आता हूँ. जो डाइट प्लान्स होते हैं डिफरेंट, टेकिंग केयर ऑफ द राइट फूड, ये सारा न्यूट्रिशन में आता है और हमें क्या क्या हमारी बॉडी को ज़रूरत है. आज के टाइम में कुछ सर्टेन वे ऑफ फास्टिंग आर वेरी पॉपुलर. जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी पॉपुलर, लाइक पीपल फॉलो इट, आई फॉलोड इट अ बिट. तो एंड देयर आर मल्टीपल मोर. ठीक है, तो डू यू बिलीव दैट? और दूसरा एक ऑन द अदर साइड जो फिटनेस एक्सपर्ट जो प्रो हैं आप जैसे, वो ये बोलते हैं कि
कैलोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें। तो ये मैं एक आपके पर्सपेक्टिव से समझना चाहता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगेन हर चीज़ का इस क्रिएशन में इफ समथिंग एग्जिस्ट इट हैज़ अ पर्पस. अंडरस्टैंडिंग द वाई ऑफ एवरी सिंगल थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब हम खाने की बात करते हैं, खाने में 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट. प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड्स है जो आपके मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. बट एट द सेम टाइम 75% ऑफ द प्रोटीन और अमीनो एसिड्स जो आप कंज्यूम करते हो, दोज आर यूज टूवर्ड्स द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. हर चीज़ में अमीनो एसिड्स लगते हैं, चाहे वो इम्यूनिटी है, चाहे डिजेशन है, चाहे न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स, हार्मोन्स, एवरी सिंगल थिंग रिक्वायर्स अमीनो एसिड्स टू बिल्ड, टू ग्रो, टू मैन्युफैक्चर. कार्बोहाइड्रेट जो है दैट इज़ मेनली फॉर एनर्जी. इट इज़ एन एनर्जी सोर्स. योर बॉडी प्रिफर्स टू यूज़ कार्ब्स एज ग्लूकोज. ब्रेन ऑल्सो लाइक्स टू यूज़ कार्ब्स. सो कार्ब्स का जो मेन पर्पस है वो है एनर्जी. फैट जो है वो भी एनर्जी के लिए है, बट फैट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल आपके जो हार्मोन्स है उनको बैलेंस में रखना, उनके प्रोडक्शन के लिए फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फैट इज़ द रॉ मटेरियल. फैट से कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन्स बनते हैं. तो फैट इज़ लिटरली इंपॉर्टेंट, बट ज़रूरत जितना है उतना ही ज़रूरत है. अभी एक बार हम समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, प्रोटीन इज़ फॉर मसल ग्रोथ एंड मसल रिपेयर एंड ऑल्सो फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. कार्ब्स इज़ फॉर एनर्जी. फैट इज़ बेसिकली फॉर हार्मोनल बैलेंस. इतना हमने समझ लिया. अभी क्या खाना है, कब खाना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि प्रोटीन आपके हर मील में रहना चाहिए. थोड़ा प्रोटीन. अभी हाँ, वो कितना प्रोटीन है, क्या है, उसकी तो बहुत सारी है, बट आपको उतना प्रोटीन ज़रूरत है जितना आप काम कर रहे हो. इफ़ यू आर अ नॉर्मल इंडिविजुअल वर्किंग आउट 3 times a week, doing walking for 3 times a week, doing your corporate job, whatever it is, then you don't need so much protein. So much मतलब ऑनलाइन जाओगे तो कोई बोलता है 0.8 grams, कोई बोलता है 1 gram, कोई बोलता है 2 grams. मैं बोलता हूँ कि हर मील में प्रोटीन डालो. अब जब प्रोटीन खाओगे, पनीर खाओगे तो 1 पीस तो नहीं खाओगे. हाँ, करेक्ट. 50 ग्राम तो खाओगे. अंडे खाओगे तो 1 अंडा नहीं खाओगे, 3 या 4 या 2-3 खाओगे. चिकन खाओगे तो 2 पीस नहीं खाओगे, 1 चिकन टिक्का प्लेट तो खाओगे. तो ये तो बहुत बेसिक हुआ. हाँ, फिर आप देखो कि अगर आपका जिम परफॉर्मेंस, आपका हेल्थ, आपकी स्लीप, आपके मूड्स, ये सारे अगर रिकवरी सब ठीक चल रहे, देन यू आर गेटिंग इनफ प्रोटीन. ये बॉडी इज बेसिकली लाइक अ लेबोरेटरी. यू आर द साइंटिस्ट. यू डू द एक्सपेरिमेंट एंड नो व्हाट गुड फॉर यू. ये नहीं कि इंटरनेट ने बोला 0.8 ग्राम्स तो मैं 0.8 ग्राम्स लेके चलूँगा. आप बोलो कि मैं अगर 2 मील खा रहा हूँ या 3 मील खा रहा हूँ, मेरे हर मील में थोड़ा प्रोटीन होना चाहिए. 1 हफ्ता नोटिस करो, 10 दिन नोटिस करो, हाउ आर यू फीलिंग. दुनिया अवेयरनेस की बात करती है, खुद के बॉडी पे तो थोड़ा अवेयरनेस कर लो. हर चीज़ आप टेक्नोलॉजी पे भरोसा करके नहीं चल सकते कि मुझे प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. थोड़ा तो अंदाजे से भी लाइफ चलती है कि नहीं, इंट्यूशन से चलती है कि नहीं. तो प्रोटीन जस्ट पुट इन एवरी मील, सी हाउ यू फीलिंग. इफ यू फीलिंग लो, एनर्जी इज लो और परफॉर्मेंस इज लो, इंक्रीज अ लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन. सो दिस यू विल नो बेस्ड ऑन हु यू आर एंड आपकी एक्टिविटी लेवल कितनी. ठीक है. कार्ब्स की बात करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि हर मील में कार्ब्स होने चाहिए थोड़े बहुत, बट जो आपका वर्कआउट है उसके अराउंड आप अपना मेजॉरिटी पोर्शन खा लो. बिकॉज कार्ब्स की आपको तभी ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज आपने एक्सरसाइज की है, आपने मसल्स यूज़ किए. मसल्स यूज़ करते हो तो मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो डिप्लीट हो चुके हैं. तो उसके वजह से उनको वापस भरना रिकवरी के लिए कार्ब्स ज़रूरी. और जैसे हमने पहले बात किया कि रात का जो मील है वो सबसे लाइट, एनीवेज लाइट होना चाहिए. तो उस टाइम पे एनीवेज लाइट खाओ. थोड़ा चावल खा लोगे, चावल इज़ गुड. राइस इज़ वेरी इजीली डाइजेस्टेबल. उसके साथ कोई आपने येलो दाल ले ली, थोड़ी सी सब्जी ले ली, इट बी नाइस. या तो सूप पी लिया, सूप के अंदर वेजिटेबल्स खा लिए. कीप इट अ लाइट मील. अगेन यू विल नो इफ नेक्स्ट डे यू वेक अप एंड योर एनर्जी इज गुड, व्हाई डू यू नीड टू ईट मोर. सो बॉडी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उतनी दो ना. जिस दिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो,
संडे के दिन जिस दिन आराम कर रहे हो तो क्यों 4 मील खा रहे हो? एक मील खाओ। पूरा दिन तो आप घर पे बैठे हो टीवी के सामने, ना दिमाग चल रहा है ना बॉडी चल रही है। उल्टा होता है। एग्जैक्टली तो ये उल्टा क्यों हो रहा है? बिकॉज लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बट लोग अगर बोलेंगे कि यार सही बात है, मुझे नहीं चाहिए उतनी एनर्जी, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा खाऊं? सिंपल। जिस दिन आप मंडे से काम चालू है, एक्सरसाइज चालू है, जिस दिन आपने वेट ट्रेनिंग की है, जिस दिन हैवी वेट ट्रेनिंग की है, सपोज लेग्स की है, उस दिन कार्ब्स ज़्यादा खा लो। अगले दिन आपका कार्डियो है तो कम कार्ब्स खा लो। तो ये इससे क्या होगा? इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी के लिए सही क्या है। ये नहीं कि किसने मुझे बोला कि 1200 कैलोरी, 1500 कैलोरी, 1800 कैलोरी, नहीं, मुझे क्या सूट हो रहा है, मेरे लिए क्या सही है। ये लोगों को क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे सब देख लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटोजेनिक डाइट, ये डाइट, वो डाइट, ये सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट, ये ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग, ये गैजेट, वो गैजेट। पर पूछो कि मेरे लिए तो ये, is it right for me? Do I need to take it? Does it work for me? If it doesn't work for you, then why do you need it? So you will understand what works for you, because we all are different. Every single person is a unique individual. We are not the same. ना सेम लाइफस्टाइल है, ना सेम ट्रेनिंग इंटेंसिटी है, ना सेम मेंटल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, हर चीज़ अलग है। तो जो 10 लोग खा रहे हैं वो 11वें जन को कैसे सूट होगा? शायद हो, शायद नहीं हो, बट ट्राई इट योरसेल्फ। तो दिस यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम अ न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव। आपने समझ लिया कि 10 दिन का एक्सपेरिमेंट करो। ऐप पे भी डालने की ज़रूरत नहीं है, एक लॉग बुक ले लो, लॉग बुक में लिख लो, मंडे को मैंने ये खाया, ट्यूसडे को ये खाया, एट द एंड ऑफ द वीक नेक्स्ट मंडे आई वाज फीलिंग गुड, वेइंग स्केल पे वेट थोड़ा कम हुआ, ग्रेड इंचेस हल्के से कम हुए, आई एम फीलिंग अमेजिंग, परफेक्ट, वॉट एवर आई डिड हैज वर्कड, आई डोंट नीड टू लिसन टू एनीबडी एल्स नाउ, एज सिंपल एज दैट। फिर जब इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने पहली बार की थी 2011 में। ओके। आई वाज ट्रेनिंग फॉर द हाफ आयरनमैन, तो तभी आई केम अक्रॉस इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड आई डिड इट एंड इट वर्क ब्यूटिफुली। बट सी, फास्टिंग क्या है? आप एनीवेज अपने लास्ट मील से लेके पहले मील तक फास्टिंग तो कर रहे हो ना, इसीलिए तो पहले मील का नाम क्या है? ब्रेकफास्ट। हाँ, ब्रेकफास्ट। यू आर ब्रेकिंग द फास्ट, सो यू आर एनीवेज फास्टिंग। फास्टिंग का बेनिफिट क्या है? हमने क्या बताया कि हमारे बॉडी के अंदर क्लीनिंग मैकेनिज्म है, कचरा साफ होता है, तो ब्रेन में भी साफ होता है, बॉडी में, उसे हम कहते हैं ऑटोफेजी और माइटोफेजी। ऑटोफेजी यानी जो खराब सेल्स हैं, जो डैमेज सेल्स हैं, उनको बाहर निकालना, उनको रिसाइकिल करना। माइटोफेजी जो खराब माइटोकॉन्ड्रिया है, जो डैमेज हो गए, जो रिपेयर नहीं हो सकते, उनको साफ करना। तो जब हम फास्टिंग करते हैं, देन दीज पाथवेज गेट एक्टिवेटेड विच हेल्प द क्लीनिंग ऑफ द सिस्टम। नाउ दिस इज एनीवेज हैपनिंग फ्रॉम योर लास्ट मील टू योर फर्स्ट मील। उसको आप थोड़ा सा और बढ़ाओगे, 1 घंटा 2 घंटा, तो ये जो पाथवे है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी और बढ़ेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोज़ करनी ज़रूरी है। ये मिस्टेक मैंने की थी। आई वॉज फास्टिंग एवरी सिंगल डे एंड आई वॉज ट्रेनिंग ऑल्सो ऑन अ फास्टेड स्टमक विच वॉज वर्क फाइन फॉर मी, बट आई स्टार्टेड नोटिसिंग, यार स्लीप थोड़ी सी अतरंगी हो रही है, आई एम गेनिंग अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी फैट, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? फास्टिंग पे तो लोग कम होता है, तो ये कैसे हो रहा है? तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड देन आई फिगर्ड आउट कि फास्टिंग जो है, इट इज़ ऑल्सो स्ट्रेस फॉर द बॉडी। थिंक अबाउट इट, जब बॉडी को खाना नहीं मिल रहा है तो बॉडी क्या बोलेगी? अरे यार क्रेव कर रही हो, क्रेव कर रही है, बट इट्स लाइक अ थ्रेट और थ्रेट सिचुएशन, सर्वाइवल सिचुएशन। The body is like, yeah, I don't know if I'm going to get food or not, so I need to activate everything within the body which is going to get me or make me survive this, because body का एक ही गोल है, to survive, कैसे भी करके। तो fasting is also survival, it takes you into survival mode, it is also stress। तो for those people who are already under stress from their lifestyle perspective,
इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, ओवर ट्रेनिंग, ऑलरेडी डाइट कर रहे हैं, ठीक से सो रहे नहीं है, ठीक से सनलाइट नहीं ले पा रहे, ब्रेथ कंट्रोल या ब्रेथ स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, वो जब फास्टिंग करते हैं तो पहले 3-4 दिन इफेक्ट दिखेगा, बिकॉज आपने सडनली खाना कम कर दिया, तो सबसे पहले तो पानी कम होगा बॉडी में, जो आपको स्केल पे दिखेगा, तो आपको लग रहा है कि वेट लॉस हो रहा है, फिर थोड़ा वेट भी गिरेगा, बिकॉज फास्टिंग में बॉडी फोर्स होती है कि फैट को यूज़ करे, बिकॉज उतना खाना नहीं है, तो थोड़ा होगा, बट जैसे ही बॉडी समझेगी कि भाई थ्रेट है ये तो अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, आई थिंक वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, automatically it moves towards a survival mode. See, body understands patterns. आप एक दिन फास्ट करोगे तो कुछ होगा नहीं, बॉडी बोलेगी यार एक दिन किया है, टेंशन की बात नहीं है, कल खाना आने वाला है, डोंट वरी, नो नीड टू एक्टिवेट ऑटोफेजी, माइटोफेजी, फैट बर्न, ये सब, जस्ट स्टे नॉर्मल, यूल बी फाइन. आप करोगे जो मैं जैसे करता हूँ, एक दिन फास्ट एक दिन खाना, एक दिन फास्ट एक दिन खाना, तो मैं हफ्ते में से 3 दिन वेट्स करता हूँ, 3 दिन में स्विमिंग करता हूँ, बहुत इजी रिलैक्स. जिस दिन स्विमिंग नहीं होती मैं 1 घंटा चल लेता हूँ बस, बट आई ओनली ट्रेन 3 days a week. The days that I train, I eat 4 to 5 meals properly. The days that I'm doing my swimming or cardio, I eat 2 meals. But now the body over a period of 10 days to 12 days has understood a pattern. There's 1 day fast, 1 day eating, 1 day fast, 1 day eating. So the body says on a fasting day, bro, don't worry, कल खाना मिलने वाला है. So this is not really a stress situation. So body understands patterns and it behaves according to a pattern. But for people who do continuous fasting, 2 months, 3 months, extensive fasting, kabhi 16 hours, kabhi 20 hours, kabhi 1 whole day, after a bit the body realizes, why this is an issue. I'm still working the same, I'm still working out the same. एनर्जी तो मेरी उतनी जा रही है पर मुझे मिल रहा नहीं है कुछ. तो आई थिंक ये थोड़ा सा थ्रेट सिचुएशन है, सर्वाइवल की बात आ गई अभी, तो लेट्स किक इन वॉट एवर नीड्स टू किक इन. सो आफ्टर अ वाइल ऑटोमेटिकली पीपल स्टार्ट plateauing, they don't lose the weight, and in fact they start gaining what they had lost again. So fasting also has to be done very smartly. 5 दिन करो, 2 दिन सैटरडे संडे अपने आप को भरपूर खाना दो, तो बॉडी समझेगी, ये पैटर्न समझ जाएगी 3 हफ्ते में कि हाँ भाई 5 दिन मुझे फास्ट मिल रहा है, बट सैटरडे संडे मुझे अच्छे से खाना मिल रहा है, आई एम हैप्पी. सो इट्स नॉट रियली अ थ्रेट बिकॉज इट नोज इट्स गोइंग टू गेट द फूड. Body will always feel safe when anything is predictable, familiar. जब उसे पता है कि खाना मिल रहा है, जब उसे पता है कि नींद मिल रही है, उसे पता है कि यार खतरनाक वर्कआउट किया, बट टेंशन मत ले, ये बॉडी को नींद अच्छी मिलती है, ये ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेगा. सो वेन एवर द बॉडी सेंसेस प्रिडिक्टेबिलिटी, familiarity, the known, the knowable, it will always be safe. Unpredictable, that is when the body goes confused. अरे what the hell to do? क्या करना है मुझे, मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, भाई अभी तो मुझे इसने 24 किलोमीटर भगा लिया, अभी इसके बाद क्या करने वाला है यार, उस दिन तो उसने वो कर लिया था, उसके बाद जाके पार्टी कर ली थी, तो मुझे पता नहीं क्या होना है. भाई तू रेडी रहे, सर्वाइवल मोड किक इन. एवरीथिंग इज सिग्नल्स, एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन. हमारे पूरे क्रिएशन, द होल क्रिएशन इज बेस्ड ऑन पैटर्न्स, हैबिट, बिहेवियर, एवरीथिंग इज पैटर्न. आई मीन आपको पता है, दिस इज व्हाट यू टीच. सो द बॉडी ऑल्सो रिकग्नाइजेस, द बायोलॉजी रिकग्नाइजेस पैटर्न. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट बैड, कुछ भी चीज़ गलत नहीं है, बट आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो. एक टूल है ना. मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार आपका एक टूल बॉक्स है, वो टूल बॉक्स में कीटो है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कार्ब साइकिलिंग है, फीडिंग डे है, वेट ट्रेनिंग है, फंक्शनल ट्रेनिंग है, कार्डियो, ये सारे आपके टूल्स हैं. अभी आपको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ अप टू यू. तो जब व्हेन यू सी अ स्कल्प्टर एंड ही इज़ ट्राइंग टू स्कल्प समथिंग, उसको आप बड़ा सा पत्थर दे दो और बोलो पत्थर में से मुझे ये सुंदर सी मूर्ति बनानी है, तो थोड़ी चिज़ल के साथ चालू करेगा. पहले तो वो हथौड़ा लेगा, जैक हैमर लेगा, जो भी हटाना है साइड वाइड में से पत्थर से जोर जोर से मार के हटा देगा. करेक्ट. फिर जैसे जैसे ही कीप्स कमिंग टू द फिनिशिंग, हिज टूल्स बिकम मोर एंड मोर प्रिसाइज, राइट, दे बिकम मोर एंड मोर डिटेल्ड.
Our toolkit is also the same. Wow. तो जब किसी को वेट लॉस करना है और वो 150 किलो का है, then you use whatever you use keto diet because these are like the big boulders, these are like the sledgehammers. बट उसको भी आप ठीक से ज़्यादा बीच में मारोगे तो वो बीच में टूट जाएगी. तो आपको कहाँ मारना है, कैसे मारना है, कब मारना है, कितना प्रेशर यूज़ करना है, आपके टूल्स पे भी डिपेंड करता है. और टूल को आप अगर अगेन जैसे मैं बोला कि द टाइमिंग, द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द टूल, कब रोकना है. यू टेक अ नेल एंड यू पुट इट इन द हैमर एंड यू यूजिंग अ वेरी डेलिकेट पीस, यू विल गो वेरी इजी. एक जोर से लगा, टूल सही था, टाइमिंग भी सही थी, बट आपके जो प्रेशर था उस पर वो गलत था, इट ब्रेक्स. बॉडी इज एग्जैक्टली द सेम. यूज द टूल्स बट नो व्हेन टू यूज इट, हाउ टू यूज इट, with what intensity to use it. Use intermittent fasting, use the ketogenic diet, but that is why it says intermittent. It doesn't say permanent fasting. उसको जब भी यूज, और जब मैंने किया, when I used this 12, 13, 14 years back, the way I did it was, it came as a shock to the body. One day there was 16-hour fast, the other day there was 8-hour fast. The next day there were 20 hours fast. Then there was again, so it kept switching between the feeding time. The body never really knew what to do. But you were giving it food also, and you were taking away the food also. So you always kept the surprise mode on. So it reacted also accordingly. It gave me the fat loss, it gave me the results. My energy was fine, results were fine. So using the tools and how to use it, when to use it, with what intensity to use it, is literally the name of the, and anyone can do it. आपको उतना तो सेंस है कि हाँ ठीक है, मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो कितना करना है, कार्डियो कर रहा हूँ तो कितना करना है. किसी भी चीज़ को आप ओवर करोगे तो डैमेज होने वाला है. एंड व्हेन यू आर न्यू टू इट, व्हेन यू ट्राइंग टू फिगर इट आउट, स्टार्ट स्लो. जब आपको पता नहीं कि ये पत्थर के बीच में जो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है वो कहाँ पर है, आप सारी जगह से करोगे बट धीरे धीरे करोगे, सो यू डोंट डैमेज व्हाट इज देयर एट इट्स कोर. बॉडी इज एग्जैक्टली द सेम. एज अ न्यू पर्सन, स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग बट डू इट स्लोली. सी हाउ द बॉडी इज फीलिंग, सी हाउ द बॉडी इज रिएक्टिंग. इज इट गोइंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव? स्लीप इज बेटर, योर एनर्जी लेवल्स आर बेटर. आर यू नॉट फीलिंग स्लीपी आफ्टर योर लंच? जो बहुत लोगों को होता है, लंच खाते नींद आती है, क्रेविंग्स चली गई. अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, जिम में परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, देन क्लियरली यू आर ऑन द राइट ट्रैक. देन डोंट गेट ग्रीडी एंड डू मोर ऑफ इट, जस्ट कीप गोइंग. जैसे हमारे गुरु बोलते हैं, गुरुनाथ बोलते हैं, सतत अभ्यास, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, बट स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, ईजी. अनदर पॉइंट इज, ये बहुत सारे लोग OMD करते हैं, 1 मील अ डे. क्या ये और भी ज़्यादा मतलब इफेक्टिव या डेंजरस? हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है. जिसकी, जैसे हमने बताया कि जिसके लाइफस्टाइल में ऑलरेडी स्ट्रेस है, उसको वो करेगा तो भाई गया काम से. बट ये जो 1 मील अ डे जो है, इफ़ यू सी मेजॉरिटी हमारे जो योगी हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, वो दिन में उनका 1 मील का ही है. ऐसे कई हैं जो लिटरली थोड़ा सा दूध, थोड़ी चपाटी खा लेते हैं दिन में एक बार. बट वो क्या कर रहे हैं पूरा दिन? या तो वो ध्यान में बैठे हैं, साधना में बैठे हैं, या तो उन्होंने इतनी साधना की है कि दिन भर के काम में भी उनको कुछ इफेक्ट नहीं होता. तो उनकी बॉडी वो सिग्नल हैंडल कर पाती है. बट ये बोलना कि दिस इज़ द न्यू थिंग, डू दिस विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मुझे इस चीज़ से, मैं नफ़रत वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बट हैरानी होती है कि लोग सोच नहीं पाते अपने लिए कि 1 मील खाने से मतलब इज़ इट फाइन फॉर मी. तड़पेंगे, विड्रॉल्स होंगे, तड़पेंगे, सब करेंगे, बट नहीं, उसने बोला यार इफेक्ट होता है. और होगा, जैसे मैंने बताया कि पहले 10 दिन में तो होगा, वाटर वेट गिरेगा, थोड़ा सा फैट गिरेगा, बिकॉज बॉडी को लग रहा है ये अच्छी चीज़ है.
कुछ तो नया। बट उसके बाद हम्म, जो बिगेस्ट लूजर जो शो था, सबसे बड़ा वो, lot of overweight people, they killed themselves in the show and they lost the weight, or because they were living in an environment which was only about the show, only about the weight loss. उनको कंट्रोल करना उनके लिए सारी चीज़ें थी. कंपटीशन जीत गए, वेट लॉस हो गया, अब आए वापस दुनिया में. दुनिया तो वैसी रहे नहीं. काम तो करना है, वैसे खा नहीं सकोगे, वैसे ट्रेन नहीं कर सकोगे. Literally almost all of them, besides maybe one or two people, gained the entire weight back. So unless you don't do something which is, चलो कर लो कोई बात नहीं, जिंदगी भर कर पाओगे नहीं तो क्या ज़रूरी है. If you cannot do something which is sustainable for the rest of your life, there is no point doing it. Wow, very good. It's, think about it. जब आप काम चूज़ करते हो, प्रोफेशन चूज़ करते हो, आप ये नहीं बोलते कि मैं ज़िंदगी भर करूँगा, बट दैट इज़ व्हाट यू बेसिकली प्लान टू डू. चाहे वो रिलेशनशिप्स है, चाहे काम है, चाहे कुछ भी है, घर खरीदना है, कुछ भी है, इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट में आप सोचते हो ना कि नहीं भाई 20 साल हाथ नहीं लगाऊंगा उस पैसे को, लेट इट अक्यूमुलेट, कंपाउंडिंग इफेक्ट. देन व्हाई नॉट टुवर्ड्स दीज एस्पेक्ट्स? व्हाई कांट यू आस्क, am I going to be able to do this for the next, forget the entire life, for the next 5 years, can I do it? If I cannot do it even for the next 1 year, then what's the point? Wow, okay. So another point, training part. आपने बताया कि आपका ट्रेनिंग रूटीन, you work out for 3 days and then rest of the days you swim. But this also differs from a need, और क्या चाहिए. बट एक आइडियल इंसान का ट्रेनिंग किस तरह से होना चाहिए. और ट्रेनिंग की बहुत मीडियम्स हैं. जिम है, वेट ट्रेनिंग यानी कि स्विमिंग से भी कर सकते हैं लोग, योगा करते हैं. तो कैसे ट्रेनिंग का एक सही मेथड है क्या? ऑफ कोर्स है, जैसे हमने बताया कि हर चीज़ का इस क्रिएशन में पर्पस है. वेट ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? वेट ट्रेनिंग का पर्पस है मसल बढ़ाना. मसल क्यों बढ़ाना है? मसल बढ़ाओगे तो मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आपके मैनेज रहेंगे, आपके लिगामेंट्स, आपके टेंडन्स, आपके जॉइंट्स को हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, posture will be better, confidence will be better, energy flow will be better, all of this. फंक्शनल ट्रेनिंग का क्या पर्पस है? फंक्शनल ट्रेनिंग यानी कि, फंक्शनल ट्रेनिंग नहीं बोलते, लेट्स कॉल इट सर्किट. जो हाई इंटेंसिटी सर्किट करते हैं, उसका क्या पर्पस है? कार्डियो नहीं, उसमें कार्डियो ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट, बट दिस इज लाइक 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का 5-6 एक्सरसाइजेस साथ में ले ली, बस यू कंटिन्यूसली केप्ट ऑन डूइंग इट एट अ वेरी मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी विद मिनिमल रेस्ट. उसका पर्पस ये नहीं है कि, एक स्मॉल पार्ट है कि हाँ ठीक है 15 मिनट में जितनी कैलोरीज बर्न हो सकती है बर्न करो, लेकिन उसका एक हायर पर्पस है. उसका ये पर्पस है कि वो 15 मिनट में योर बॉडी गोज थ्रू एन ऑक्सीजन डेफिसिट, मतलब यू आर नॉट ब्रीदिंग एज मच, तो ऑक्सीजन लेवल्स आपकी काफ़ी गिर जाती है. समथिंग विच वी कॉल एज EPOC, EPOC, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, EPOC. इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज, वो 15 मिनट की एक्सरसाइज करने के बाद योर बॉडी हैज़ टू वर्क अ लिटिल बिट मोर टू बैलेंस आउट द लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी. और वो बैलेंस करने के लिए जो आपकी बॉडी एनर्जी यूज़ करती है वो ज़्यादा करके फैट से आता है. दैट इज़ द आइडिया. प्लस उसमें यू आर वर्किंग योर लंग्स, यू आर वर्किंग योर हार्ट, सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एज वेल, बट इट हैज़ टू बी डन फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 15 मिनट. एनीथिंग मोर देन दैट becomes very difficult for the body to handle, because again it becomes stress. कार्डियो का क्या है? कार्डियो जब हम करते हैं तो वी आर लिटरली टॉकिंग अबाउट स्लो कार्डियो, जोन 2 कार्डियो. जोन 2 कार्डियो यानी जो लोग गैजेट्स ये सब नहीं पहनते, उनके लिए ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप चल रहे हो और आप चलते चलते आराम से एक कॉन्वर्सेशन कर पाओ विदाउट योर हार्ट रेट गोइंग अप टू मच, देन यू आर इन जोन 2. Okay. The minute your heart rate goes up and you get breathless, you are moving out of zone 2. The idea over here is to consume oxygen at a very comfortable level
बिकॉज जब हम फैट बर्न की बात करते हैं, फैट बर्न हैपेंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. So the goal over here is to get your body to burn fat. Goal over here is to improve जो mitochondria की हमने बात की, it's called mitochondria biogenesis, मतलब growth of new mitochondria. Because जब आप कुछ भी activity एक prolonged amount of time के लिए कर रहे हो and you're doing it on an empty stomach or there's not enough food in the system, the body says, this is not stress because I'm walking at a speed of 3, 4, but I need to keep up with the energy levels, output. सो खाना तो आ रहा नहीं है, सो लेट मी ट्राई टू गेट सम मोर वर्कर्स, लेबरर्स बुला दो और काम करने के लिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाते. दैट्स अ वेरी बिग एस्पेक्ट. नाउ वेट ट्रेनिंग हुआ फॉर मसल, फंक्शनल ट्रेनिंग फॉर अगेन गिविंग द बॉडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीड्स, प्लस ऑफ कोर्स द ईपॉक एस्पेक्ट, एंड कार्डियो फॉर मेनली फैट बर्न एंड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया बायोजेनेसिस. नाउ वेट ट्रेनिंग कैन बी डन एनीवेयर. घर पे कर लो, जिम में कर लो, केटलबेल्स यूज़ कर लो, बॉडी वेट यूज़ कर लो, डम्बल्स यूज़ कर लो, बारबेल यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, बट किसी ना किसी तरह की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो जहाँ पर आपके मसल्स को वो रेजिस्टेंस मिल रहा है. यहाँ पर आप फास्ट नहीं करोगे, स्लो और कंट्रोल करोगे, रेस्ट भी जितनी चाहिए उतनी लोगे ताकि अगले सेट के लिए आप कर पाओ, ठीक से रिकवरी हो जाए. फंक्शनल ट्रेनिंग अगेन, whether it's sprinting is not cardio. Sprinting becomes functional training because it's very intense, then less rest, very intense, then less rest. Shuttle sprints हो गए, sprinting हो गई, उसको चाहे आप रनिंग में कर लो, स्विमिंग में कर लो, साइकिलिंग पे कर लो, रोइंग पे कर लो, it becomes functional training. बॉडी वेट के साथ कर लो, केटलबेल के साथ कर लो, डम्बल के साथ कर लो, कैसे भी कर लो, becomes functional training. कार्डियो, मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, जोन टू मूवमेंट, रोइंग पे कर लो, साइकिल पे कर लो, स्विमिंग में कर लो, वॉकिंग पे कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, जोन टू मूवमेंट हो गई. तो जब आपके हर सेशन में वेट ट्रेनिंग इज लाइक प्रोटीन, इट इज कंपल्सरी, इट हैज टू बी देयर. दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी. मेल और फीमेल डजंट मैटर. बिल्डिंग मसल, वेदर इट्स वेट लॉस, फैट लॉस, व्हाटएवर, लाइफस्टाइल, हेल्थ, diabetes, weight training is your first priority. Your majority of the session will always be around weight training. Functional training के लिए literally 10 to 12 minutes. मैं अपने clients को उससे भी ज़्यादा नहीं देता, because उनकी लाइफ ऑलरेडी स्ट्रेस वाली है. आप और स्ट्रेस क्यों ऐड करोगे? वेट ट्रेनिंग पे तो जो स्ट्रेस पड़ रहा है वो अच्छा स्ट्रेस है. दिस इज गुड स्ट्रेस. इट्स गेटिंग द बॉडी टू अडेप्ट एंड प्रोग्रेस इन अ वेरी हेल्थी वे. फंक्शनल ट्रेनिंग में आप सिर्फ अपनी जान ले रहे हो, बट उसका भी पर्पस है, बट 7, 10, मैक्सिमम 12 मिनट, उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. कभी भी नहीं कर रहे हो तो हफ्ते में एक दिन अगर एक 30 मिनट का करना है, कोई बात नहीं, चलो कर लो, दैट्स फाइन. सो द अमाउंट, क्वांटिटी मैटर्स. कार्डियो के लिए ऑफकोर्स अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप दिन में अगर 10 मिनट 3 बार भी चल लोगे, दैट्स स्टिल 30 मिनट्स. हर मील के बाद चल लो 10 मिनट्स. टाइम मिल रहा है, सुबह को किया है, काम से आए, आधा घंटा बिल्डिंग में ही वॉक कर लो. 2-3 फ़ोन कॉल्स लगाने, कुछ भी करने, कॉल करते टाइम वॉक कर लो. सो कार्डियो कैन बी डन एनीवे. काम पे हो, थोड़े से स्टेप्स चल लो, लंच के लिए बाहर निकल जाओ. सो दैट एक्टिविटी कैन बी डन एनीवे, बट द वेट ट्रेनिंग पार्ट इज सुपर सुपर कंपल्सरी. और जैसे मैं हफ्ते में 3 बार करता हूँ, तो इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट दैट इवन इफ यू डू वेट ट्रेनिंग ट्वाइस अ वीक एट अ वेरी गुड इंटेंसिटी, it is enough from a health perspective. So training के लिए everyone should definitely focus on weight training. Doesn't matter man, woman, senior citizen, doesn't matter who it is. Functional training can be a part of your training depending on age, depending on intensity, depending on your goal. मैं नहीं करता, मुझे ज़रूरत नहीं लगती. मेरा वेट ट्रेनिंग ही इनफ है. उस कभी कभी फंक्शनल ट्रेनिंग की तरह, मतलब उसका जो लास्ट सेट है मैं उसको कम रेस्ट से कर लेता हूँ तो हो जाता है. मैं बॉडी में रिजल्ट्स देख रहा हूँ, मैं लाइफस्टाइल में रिजल्ट्स देख रहा हूँ, मैं हेल्थ में रिजल्ट्स देख रहा हूँ. और क्रॉसफिट जैसी चीज़ मैंने 20 साल के लिए की हुई है, बट अभी मेरी बॉडी उस सेम तरीके से रिकवर भी नहीं हो पाएगी
और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। उस टाइम पे मैं compete कर रहा था, so कर रहा था, उसकी मूवमेंट्स मैं आज भी करता हूँ, बट वो इंटेंसिटी पे नहीं है ज़रूरत। दिस इज़ वन वेरी बिग क्वेश्चन विच पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाट्स माई गोल। इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि मेरा गोल क्या है, उस गोल तक पहुँचने के लिए क्या ज़रूरी है। ये नहीं बिकॉज मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है, वो सामने वाला कर रहा है इसलिए मैं करूँ। अपने गोल के हिसाब से चलोगे, अपने इसकी क्लैरिटी के हिसाब से चलोगे, तो यू विल ऑलवेज बी ऑन द राइट पाथ। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दिस कि जस्ट बिकॉज पूरी दुनिया हायरॉक्स कर रही है, मुझे हायरॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों करूँ मैं? क्यों? उससे क्या होगा? वेट लॉस करना है, उससे बेट हायरॉक्स जिस तरीके का वर्कआउट है, इट इज़ so long, it is so intense, you literally end up burning more muscle. You go into catabolic state यानी कि breakdown mode, and you're doing it so regularly, practicing for it so regularly, that you are bound to lose muscle. And even though, like I said, I like doing it, the body doesn't care whether you like it or not. The body is going to respond. And again, it started with a lot of athletes doing it. People came from CrossFit, people came from different sports. But people over here are doing it from a very, their life is already so, I mean, वो लोग literally एक पेन पेपर लेके, मैं एक होमवर्क देता हूँ और लोग कर सकते हैं अभी भी। एक पेज लो और वो पेज को 2 में डिवाइड करो, एक साइड पे थ्रेट लिखो, एक साइड पे सेफ्टी लिखो, और अपना सिर्फ एक दिन, पूरा एक दिन जो है वो नोटिस करना, physically, emotionally, mentally, and just keep on writing safe or threat, and see how many areas of your life you were actually feeling safe, how many areas of your life you were actually feeling threatened. और फिर उसके बेसिस पे आप देखो कि यार अभी जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, is that going to add to my threat or to my safety? Everything is not about a trend, everything is not about what the world is doing, everything is not about social media and posting validation. We have all gone through it. I'm not saying कि मैंने नहीं किया है, मैंने भी ये किया है, पर अभी समझ गए कि भाई किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. So it's again, like I said, and we were talking कि एक लेवल का सेल्फ अवेयरनेस होना, गोल की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. Super, amazing. Few questions came in my mind now. One is, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं जिम वर्सेस योगा को, और बहुत लोग ये सोचते हैं मैं वॉक तो कर ही रहा हूँ यार. ऐसा ये कितने इम्पॉर्टेंट और लाइक नॉट सो इम्पॉर्टेंट है? तो जिम ने हमने बात की, वेट ट्रेनिंग का क्या पर्पस है, थोड़ा सा फंक्शनल का क्या पर्पस है. अभी योगा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको भी पता है, मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है. बट जो योगा है, जो लोग कर रहे हैं, वो आसन कर रहे हैं, वो योगा नहीं कर रहे हैं. महर्षि पतंजलि के दी हुई जो एजुकेशन है ऑफ अष्टांग योग, we all know what are the 8 different paths. उसमें आसन is one aspect of it. From an exercise perspective, why? To keep your spine healthy, because if your spine is healthy, the energy will flow smoothly in that spine. Circulation के लिए, बॉडी में जो प्राण है उसके सर्कुलेशन के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. बिकॉज जब आप साधना में बैठोगे तो स्पाइन हैज़ टू बी स्ट्रेट, टूटी हुई नहीं, बेंड नहीं, दुखनी नहीं चाहिए. तो आसन वॉज अ वेरी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ इट. सो योगा, व्हाट पीपल आर डूइंग, majority of the world is doing, they are doing the asanas. Correct. But now asan is working on, yes it is, there is a lot of where you're working on the shoulders, you're working on the triceps, you're doing the सूर्य नमस्कार, आप दंड लगा रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेग स्ट्रेंथ है उस पर, वो सब है. बट उस पर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है. एक होता है कॉन्ट्रैक्शन जो जिसे हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जैसे प्लैंक, जैसे आप एक स्क्वाट में बैठ के या एक पोजीशन में बैठ के आप होल्ड कर रहे हो,
तो मसल्स वहां पर भी काम कर रहे हैं, बट दे नीड टू कॉन्ट्रैक्ट, they need to relax, they need to contract, they need to relax, which is not happening in a lot of different asanas in yoga. Pulling है ही नहीं, जो भी है सारा pushing है, जो भी है legs पे है, but where is the pulling? You are not using your biceps to pull, you are not using your back to pull, so it's becoming very imbalanced. Secondly, yoga is great, but who's doing it and why are they doing it? Are you doing it for weight loss and fat loss? No. Doesn't work. Okay. You're doing it for the right reasons? Definitely. I tell people, there's so many people who do my courses and they're yoga teachers and they practice yoga. I say, beautiful. I've done it for a long time. I'm balanced it with some weight training. It worked beautifully because yoga is giving you a steady mind. Yoga is giving you the breath work because you're moving with the breath. You're giving you balance, it's giving you flexibility, it's giving you mobility, which is very important. On the other side, strength training is giving you the strength, the endurance, the stamina. You combine both, it's beautiful. People do only weight training, they become stiff, they become sore, their flexibility reduces, their mobility reduces. So if they combine that, there is no either or. There is nothing in this world which is either or. If it's combined in the right way, you take the best of the asanas, combine it. Western जो भी movements है, जो भी stretching movements है, वो आए कहाँ से हैं? वो अपने आसन से ही तो आए हैं. तो जब आप वहाँ का सब अच्छा ले लो, यहाँ का अच्छा ले लो, उसको एक प्रोग्राम में कंबाइन करो, you're sorted. You've got the best of both. Your mobility will be great because see, if you are stretching without strength, then you can enjoy yourself. You will go to a point where your body is stretching, but your body doesn't have the tension or the strength to hold that. And we are not talking about advanced people in yoga. We are talking about the general public. For the general public who's going there for weight loss, fat loss, they need the strength to get them into that position and hold that position. At the same time, these people are doing so much strength work, they have no flexibility. By default, they take their arm into a different range of motion, they will get injured. So you need to combine both. And that's the beauty of everything that exists. I say 3 things are most important in everything. Quality, quantity and timing. हर चीज़ की quality कितनी करनी चाहिए, हर चीज़ की quantity, हर चीज़ की quality, the quality of weight training, a structured program weight training, the quality of yoga you're doing, the quantity, how much of weight training, how much of yoga, and the timing also matters. So whether it's food, whether it's training, there is a timing for everything, and when you combine both, it becomes beautiful. And for those people who say कि वाह मैं walk तो कर रहा हूँ, walking is beautiful, walking is amazing. Movement is medicine. बट मेडिसिन का भी एक डोज होता है, मेडिसिन की भी एक टाइमिंग होती है. उसको आप कम करोगे तो इफ़ेक्ट नहीं होएगा, ज़्यादा करोगे तो हार्म होगा, गलत टाइम पे लोगे तो इफ़ेक्ट नहीं होगा. बट वॉकिंग एंड मूवमेंट इज़ समथिंग दैट एवरीवन शुड डू, बिकॉज जब हम प्राण की बात करते हैं और जब हम सर्कुलेशन की बात करते हैं तो हाउ इज़ इट इज़ ओनली स्प्रेड थ्रू द बॉडी एंड मेड एफिशिएंट बिकॉज ऑफ मूवमेंट. तो जो आयुर्वेद में जो पंचवायु है उसमें जो एक है वो व्यान, दैट इज़ ऑल अबाउट सर्कुलेशन. इसलिए तो नाम आया कि व्यायाम. एक्सरसाइज वाज ऑल अबाउट सर्कुलेशन, अबाउट इम्प्रूविंग सर्कुलेशन. और जो बाकी के भी जो वायु है, बाकी के भी जो प्राण है, समान वायु है, उदान वायु है, हर एक के लिए एक योगा में एक आसन है. योगा नहीं, वेट ट्रेनिंग में भी जैसे हम समान वायु की बात करते हैं, समान इज ऑल अबाउट डाइजेशन. यहाँ से इफ यू डू योर क्रंचेज, यू डू योर ट्विस्टिंग मूवमेंट्स, रोटेशन मूवमेंट्स, यू आर ट्रिगरिंग द समान वायु. उदान वायु इज अबव द नेक. इन्वर्जन्स, हैंड स्टैंड कर लो, डाउनवर्ड डॉग कर लो, कुछ भी अपसाइड डाउन कर लो, you are working the energy circulation in above the neck. Apan vayu, which is about excretion, you're sitting down in a squat position.
Squatting, deadlift, lunges, all of that again helps the apan vayu. And then pran is, of course, just the consumption of that. And then vyan is the circulation. So when you do exercises or movements to trigger these vayus or trigger this, automatically the pran moves better, because pran जब यहाँ एक जगह पे accumulate हो जाता है, तभी तो issues चालू होती है, तभी तो inflammation चालू होता है. When automatically people start doing inversions and they start doing circulation, mental clarity improves, thought process improves, digestion automatically. हम जब इसलिए हमारे कल्चर में इंडियन पॉट्स जो होते हैं वो नीचे होते हैं, you're meant to sit down that low so that your excretion, elimination can happen better. But then we came to the sitting pot. So everything was done with a purpose. Exercise, movement, everything was done with a purpose. So when you look at it that way, then walking is excellent. But with walking, if you do too much, you are going to waste muscle. 100%. और मसल वेस्ट करोगे तो फिर वी नो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बैलेंस नहीं होंगे ठीक से, जॉइंट्स को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा. आप सिर्फ अपने लंग्स को काम कर रहे हो, अपने हार्ट लंग्स को भी काम नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप वॉक कर रहे हो. कार्डियोवैस्कुलर के लिए बहुत अच्छा है. यस, योर हार्ट इज पंपिंग, हार्ट इज मूविंग, इट इज गेटिंग दैट मूवमेंट. बट व्हाट अबाउट द स्ट्रेंथ? व्हाट अबाउट लिटिल बिट ऑफ द एंड्योरेंस, द स्टैमिना? You need all of that. You need a little bit of power. Walking is not going to cause flexibility. If you move a joint only in this much range, your body will get used to only this much range. उससे ज़्यादा फिर करने जाओगे तो इंजरी हो जाएगी. तो it's good, but it's not complete. Learn to combine everything and make it complete. Superb. आई थिंक ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने सारा. और मतलब मैं तो आई कैन गेट इट. इतनी सिंपल लैंग्वेज में आप एक्सप्रेस कर रहे हो ना कि मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं समझ में आ रहा होगा उनको बहुत आसानी से. आई होप सो. हाँ, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. अब मेरे ना थोड़े से कुछ सवाल हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे. जैसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो लोग हमेशा पूछते हैं हेल्थ के बारे में, क्या नॉन वेजिटेरियन फूड मैंडेटरी है? आप एट पॉइंट यू यूज्ड टू ईट, देन आपने फिर भी आप मेंटेन है, आप प्योर वेजिटेरियन है फिर भी मेंटेन है. मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? जब हम नॉन वेज और वेज की बात करते हैं, मेनली प्रोटीन की बात कर रहे हैं. और प्रोटीन इज, जैसे हमने बताया कि प्रोटीन इज लिटरली अमीनो एसिड्स. एनिमल सोर्स से जो प्रोटीन आता है उसे हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं. बिकॉज कंप्लीट प्रोटीन उसे बोलते हैं जिसमें आपके सारे 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं. तो ये 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं, दे आर रिक्वायर्ड टुगेदर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फॉर मसल ग्रोथ. अगर इनमें से एक भी कम होगा तो वो मसल नहीं बन पाएगा, द प्रोसेस वोंट बी कंप्लीट. दैट इज व्हाई एनिमल प्रोटीन इज कॉल्ड कंप्लीट, प्लांट प्रोटीन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट, बिकॉज प्लांट प्रोटीन में 1 या 2 मिसिंग है. लेकिन जब आप राजमा, चना, ये सब चावल के साथ या कोई सब्जी के साथ या कोई दही के साथ आप कंबाइन करोगे तो इट बिकम्स कंप्लीट प्रोटीन. प्रॉब्लम सिर्फ तभी आता है बिकॉज यहाँ पर आप प्योर प्रोटीन खा रहे हो. प्योर मतलब हाँ थोड़ा सा फैट भी होगा इसमें, बट आप मेनली प्रोटीन खा रहे हो. तो इट इज़ ईजी टू गेट 30 grams ऑफ प्रोटीन इन 120-150 grams ऑफ चिकन, नॉट अ प्रॉब्लम. To get 30 grams of protein just from chana or rajma or sprouts is not possible. Literally in, I think around, I might be wrong, might be right, I don't know, 100 grams of sprouts has between 3 to 6 grams of protein. तो कितना स्प्राउट खाओगे? नहीं खा पाओगे. तो प्रॉब्लम वहाँ आती है. अब मेरे लिए, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे डाइट में पनीर है, मेरे डाइट में टोफू है, मेरे डाइट में वे प्रोटीन है जो सप्लीमेंट है, मेरे डाइट में एक दूसरा सप्लीमेंट है जिसे हम इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, वो है. तो आई एम एबल टू गेट माई प्रोटीन. एंड मुझे 6 या 7 साल हो गए होंगे, मैंने अपना प्रोटीन मेजर नहीं किया आज तक, खाना मेजर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पता है कि इतना चावल, इतना प्रोटीन, इतना पनीर, इतना ये मेरे लिए ठीक है. और दिखता है, मिरर में भी दिखता है, स्केल पे भी दिखता है, फीलिंग भी आती है. और जब फील होता है कि कभी कभी कम है तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर देते. पर मैंने वे नहीं किया बिकॉज भाई मुझे वे करके क्या करना है? आई एम फीलिंग गुड, बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग वेल, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? सो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन इज लिटरली ऑल अबाउट दिस complete and incomplete protein
and the amount of protein. But vegetarians can also get the protein. It is not hard. प्रॉब्लम भी यहाँ आता है कि अगर हम प्लांट सोर्स से प्रोटीन करना है तो ऑफकोर्स कार्ब्स ज़्यादा हो जाता है. कोई लोग का पेट उतना कार्ब्स नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, उतना मूंग या चना शायद नहीं कर पाएगा. सो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. अनदर इशू इज़ कि विद वेजिटेरियंस नॉट ईटिंग एनिमल प्रोटीन, उनकी विटामिन बी लेवल्स, B12, B6 बहुत कम होंगे, डेफिसिट होंगे, D3 कम होगा, आयरन कहीं ना कहीं कम होगा. तो उनको वो सप्लीमेंट में लेना पड़ेगा, विच आई ऑल्सो टेक. मंथली आई टेक अ नॉर्मल विटामिन बी का शॉट, D3 का शॉट. तो ये सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो. आप उसे डॉक्टर से आप नॉर्मल आप शॉट महीने में एक बार शॉट भी ले सकते हो. यू कैन टेक दैट बिकॉज यू नो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग समवेयर. तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको जो करना है वो तो करना पड़ेगा. नहीं तो इट विल डेफिनेटली बिकम अ प्रॉब्लम. सो दैट्स द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज I don't see it as being that hectic. Possible है. Okay. Role of water. Water बहुत important है, पर लोग को लगता है कि water is hydration. Water is not only hydration. ये जो हम बिस्लरी में या जो हम नॉर्मल टैप वाटर, ये जो नॉर्मल पानी पीते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बल्क वाटर. हमारे बॉडी के अंदर जो पानी है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड वाटर और EZ वाटर. अभी आप देखोगे ऑनलाइन भी बहुत कंपनीज हैं जो बोल रहे हैं कि वी आर सेलिंग यू EZ वाटर. तो EZ वाटर या स्ट्रक्चर्ड वाटर वो होता है जिसमें जैसे ये पानी में जो मॉलिक्यूल्स है पानी में, देर ऑल स्कैटर्ड, कोई एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा. पर जो स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है दे ऑल नो व्हाट टू डू. It's very synchronized. The energy in that water is very synchronized. Every single cell of ours, the cell wall, is made of structured water. Our blood vessels, arteries के अंदर जो lining है, that is made of structured water. Our spinal cord, the fluid is made of structured water. In our body, structured water plays a very important role. Literally from the process from in regards to passing information, communication, passing electricity, it has one job to do and it does the job very well. So water is very important, but आप किस type का पानी पी रहे हो is also important to understand. But you can convert bulk water to structured water with intention. Oh wow. हर स्पिरिचुअल प्लेस में, हर रिलीजियस प्लेस में पानी का आपको एक कुंड या कुछ तो मिलेगा. चाहे वो मानसरोवर है, चाहे वो गोल्डन टेम्पल है, चर्च हो कि मस्जिद हो, हर जगह पे पानी रहता है, पंचामृत रहता है. वाई? बिकॉज इट इज चार्ज्ड विद दैट पॉजिटिव एनर्जी. एंड दैट पॉजिटिव एनर्जी, दैट इंटेंशन is literally what converts bulk water to structured water. Wow. Sunlight, copper, silver. So subah in our morning routine, we fill up the glass with water. We keep it in the sunlight for some time. And then before drinking, Guru Nanak का एक chant है, which is a chant for protection. It's there on YouTube and I've given it to all my students also. We hold that water, we listen to that chant, and it's literally like you're putting all your positive energy, intention plus आपके गुरु की जो प्राण शक्ति है वो भी उस पानी में जा रही है. And then you drink that water. नहीं, if you don't have anything to listen to, you can even listen to Om or you can listen to anything positive. You can just talk to the water. Your own intention that, oh Jal, this help me, nourish me, make me healthy, look after me, whatever comes to your mind, and then drink it. A lot of people, I know Vrinda does it, she drinks the water, doesn't gulp it. She chants a prayer, a particular mantra, and then she drinks it. Our culture is amazing. So you can literally charge the water that you're drinking
which is going to give you 10 times more the effect than just hydration. और जब hydration की बात करते हैं, then drinking water without electrolytes is not the best. I mean, yes, you can drink water, but hydration happens when the water has electrolytes in it. Your zinc, magnesium, your salt, your potassium. So थोड़ा सा नमक डाल दिया salt के लिए. अभी तो hydration drinks भी आती है, ये electrolyte mixtures भी आते हैं. You can drink those, because if you're just going to drink 3 liters, 4 liters of water, you are literally diluting your blood. And the blood already has a certain level of viscosity, a certain level of potency of all the vitamins and everything. By adding more liquid to it, you're diluting it. So maintaining that viscosity, maintaining the quality of the blood is also important. So if you drink it with electrolytes, becomes better. Your kidneys, I think they filter around, or they use around 2.5 liters of water for filtration. तो उतना तो ज़रूरी है. फिर डिपेंड करता है कि आप पसीना कितना बहा रहे हो, वर्कआउट कितना कर रहे हो, गर्मी कितनी है, उसके ऊपर you can drink a little bit more. But I would say 2.5 liters is definite of just plain water. But just say a small prayer, before drinking it. No, it is beautiful. So water is, I mean, people still don't know what water is. But it actually carries energy. There was a experiment done by this Japanese scientist called Dr. Emoto. It's there on YouTube also. उन्होंने ग्लास की बॉटल्स ली और अलग अलग रूम्स में रखे, और हर रूम में उन्होंने अलग म्यूज़िक प्ले किया. कहीं पे उन्हें क्लासिकल किया, कहीं पे उन्होंने स्मूथ किया, कहीं पे हेड बैंगिंग और हेवी मेटल वैसा म्यूज़िक किया. एंड देन ही ऑब्जर्व द वाटर अंडर अ माइक्रोस्कोप, एंड ही सॉ दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स, जहाँ पर क्लासिकल म्यूज़िक और सॉफ्ट म्यूज़िक बज रहा था, द क्रिस्टल्स, द मॉलिक्यूल्स वर लाइक ब्यूटिफुल क्रिस्टल्स. और जहाँ पे हेड बैंगिंग वो म्यूज़िक चल रहा था, द वाटर मॉलिक्यूल्स वर ब्लैक. ही डिड इट विथ, फॉरगेट साउंड, he did it with words. So he took a sticker and he put it on the thing. एक पे उसने love लिखा, एक पे all the compassion, empathy, एक पे hatred, jealousy, and same thing happened. The positive words had beautiful crystals, and the negative words had the black. So we are below the head, we are 75% water. Above, we are 85% water. So what again we are not understanding is that water plays a very important role, but your environment plays even more, because that is what is literally shaping the water inside you. When we say affirmations की बात करते हैं ये सब, why? वो affirmation से क्या हो रहा है? It is literally changing the water inside your body. It is charging the water inside, and you are 75% water. Every cell, every single, your spinal fluid, your blood, everything is water. So imagine, and not only that, then when we say about sound, I to love head banging. Arey, you love sick. It doesn't matter what you love. The law is going to be the law, and it is going to do what is going to do. So outside you might love it. In your mind you might feel good. But inside it is doing so much damage to you, which you won't see today, you won't see tomorrow, but wait for another 10 years, 15 years. You will see it. So your environment plays a very important role. The people you hang out with, the sounds you listen to, the content everything is influencing the water inside your body. Wow. And the water outside. So keep the water in a board meeting room and have an argument and then drink that water. The worst thing you can do. But keep it in a temple, play some chants, and then drink that water. Wow, wow, beautiful, beautiful, amazing, amazing. I think much needed, much needed. See, but यही तो लाइफस्टाइल है. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इतना सिंपल है करना. रात को सोते हो, एक कॉपर या सिल्वर का जार लो. वी डू इट. Fill it with water in the hall or wherever, kitchen, wherever you want. Play some nice chants.
let the vibration get into the water. Morning when you wake up and throughout the day drink from that. इसमें आपकी कोई मेहनत नहीं गई, करेक्ट, कुछ पैसा नहीं खर्च हुआ, क्यों नहीं कर सकते हो? सी मेरी थिंकिंग बहुत सिंपल है. मेरे को अगर कोई बोलेगा कि ये आपकी जीवन के लिए अच्छा है, ये आपको सुख देगा, ये आपको शांति देगा, मैं वो क्यों नहीं करूं? Why will I be a rebel and go against anything? When someone is saying, and there's a proper science to it, whether it's astrology, whether it's vastu, whether it's anything, if someone is saying, I want to live my life happy, I want to live my life without friction, जितना है वो आएगा, ठीक है जो भी है, बट जितना हो सके आई वॉन्ट टू मिनिमाइज इट. और उसके लिए अगर मुझे ये सारी चीज़ें करनी है तो मैं वाई विल आई बी अ पुल एंड just do completely the opposite. I won't. So do these things. No, they're so simple. They're so simple to do. Absolutely. And who are you doing it for? You're doing it for you, no? Yes, absolutely. I think it is one of the most amazing conversation I have ever had on health. Thank you. Honestly. And I'm sure about it, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मज़ा आ गया होगा. और बहुत सारे ऐसे पॉइंट मुझे मिल गए, मैंने तो नोट्स भी बना लिया. लेकिन आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें बहुत कुछ मिला होगा अपने लिए. और आई थिंक हेल्थ एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हर किसी को काम करना ही चाहिए. मैं थोड़ा कोशिश करना शुरू कर दी है मैंने, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, अब ज़्यादा करूँगा, आई प्रॉमिस यू दैट. लेकिन मुझे लगता है कि अवेयर होना, जैसा सर ने बोला, कि आई थिंक वो हर चीज़ जो आप करने की कोशिश कर रहे हो उसके बाद अवेयर रहो कि क्या चीज़ आप पर, आपकी बॉडी पर, आपके माइंड पर क्या इम्पैक्ट डाल रही है. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. गुरुनाथ ने बताया कि देयर इज नथिंग लाइक सिन. पाप और पुण्य नहीं है. द ओनली सिन इज टू नॉट बीइंग एबल टू पे फुल अटेंशन or full awareness in whatever you are doing. Wow. That is probably, and that line has stuck in my head कि भाई जो भी कर रहे हो, just do it with, and of course we end up missing. कभी कभी भटक जाता है ध्यान, and that is what it's all about. कभी कभी भटक जाता है, but जितना हो सके, सिंपल सी चीज़ है. गाड़ी चला रहे हो हाईवे पे, ध्यान भटका तो क्या होगा? तो फिर आप किसको ब्लेम कर सकते हो? सो दैट इज, आई फील दैट वन लाइन ऑफ गुरुनाथ has stuck with me is that pay attention to whatever you're doing, and when it is about your own health, your own life, how can you not pay attention? Correct. Very well said. Very well said. I'm sure I loved the entire conversation. I loved it. मुझे लगता है I'm sure सभी लोगों को पसंद भी आया होगा. एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब मेरा मन नहीं है पूरा पॉडकास्ट खत्म करने को, बट आई एम श्योर बहुत देर से आप देख रहे हो ये पॉडकास्ट, और यहाँ तक आप टिक गए तो मज़ा आ रहा है. आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना अगर आप चाहते हैं शिवम सर हमारे पास दोबारा आए तो. ठीक है. दूसरी चीज़, सर के सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा. डायरेक्टली फॉलो करना, डायरेक्टली इनको पूछना. अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली आप उनके पास जाइए और पूछिए, क्योंकि मतलब मैं जब मुझे लगता है कि इस कन्वर्सेशन से अगर आपको लगता है वैल्यू ऐड आपके जीवन में हुई है, डायरेक्टली इन टच आकर बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड हो सकती है. और ये एक ऐसा एस्पेक्ट मैंने देखा है कि जब हमारा शरीर बदलता है, हमारी बॉडी बदलती है, हमारी एनर्जी बदलती है, और हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बात करते हैं, आप भी बहुत बात करते हैं, बिलीव भी करते हैं, सब कुछ बदलने लगता है हमारे जीवन में. एंड अगर ये जो चेंज है, ये बड़ा चेंज आप लेकर आना चाहते हैं, तो एक डिसीजन आप जो अपने हेल्थ के साथ देने वाले हैं वो भी कमेंट बॉक्स में डाल देना. सर थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट इज़, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे को बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. थैंक यू. आप इतने हम्बल, इतने सिंपल तरीके से आपने जो सारी चीज़ें एक्सप्रेस की, आई एम श्योर अबाउट इट लोगों को बहुत मदद करेंगी. एंड थैंक यू सो मच. Glad. थैंक यू so much. थैंक यू. Thank you.